मैं ये रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन में ही मानूंगा मैं, क्योंकि जितना हमने कवर कर रखा है उसके बेसिस पे बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। उसने कह रखा है कि यहाँ पे हमने एक हेमिस्फेरिकल सरफेस ले रखा है, और उस हेमिस्फेरिकल सरफेस को हमने एक लिक्विड में डुबा रखा है, और उस हेमिस्फेरिकल सरफेस के ऊपर लिक्विड कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक नेट फोर्स। नाउ सिंस ये वर्टिकल मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हेमिस्फेरिकल सर्फेस मतलब वो इस कर्व सर्फेस की बात कर रहे हैं। और ये कर्व सरफेस आपको पता है कि यहाँ पे इसमें दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आएगी और एक वर्टिकल डायरेक्शन से आएगी। वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के लिए वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एफ वी अगर मार्क करूँ इसके ऊपर, जो वर्टिकल फोर्स लग रही होगी एफ वी, और यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स मार्क करूँ एफ एच, तो एफ वी की अगर वैल्यू मार्क करें, तो एफ वी सिंपली वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, एंड दैट विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू 2/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी। ये हो गया आपका वर्टिकल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर बात करें, तो आपको पता है प्रेशर एट द सेंट्रोइड ऑफ सबमर्ज पोर्शन लेना पड़ता है प्रोजेक्टेड एरिया का। तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस का जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो क्या है, वो ये सर्कल है। और इस सर्कल का सेंटर पे आपका प्रेशर लेना पड़ेगा, मतलब रो जी आर, और उसके साथ ये प्रोजेक्टेड एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी वही लिख रहे हैं हम, सो दिस इज रो जी आर, ये हो गया प्रेशर एट सेंट्रोइड, एंड इसके साथ हमने पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स। और अब आपको नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करनी है, तो फिर अकॉर्डिंगली आप रूट अंडर ऑफ एफ एच स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर कर सकते हो। दिस विल बी एफ सॉरी एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर। अगर किसी ने ये पूछा आपसे कि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये जो नेट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ये कहाँ पे है, बताओ। नेट फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस नेट फोर्स, बताओ। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस नेट फोर्स। सेंटर ऑफ बॉयंसी। गुड, सेंटर बॉयंसी कहाँ पे है बताओ, बताओ कहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास सिंपली के पता साथ कोइंसिडेंट होगा। of the sphere. है। हाँ, तो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है ये भी नहीं पता है क्या, ये अरे, मैं बताऊँ। 3r/8 पे, 3r/8 पे तो कोई, 3/8 पाई। इसका मतलब पाई नहीं होता, एक गधा लड़का है इसमें। By ओ। by হবে। 3r/8 কিছু পাই ঠাই হবে না। ओ अच्छा अच्छा। यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ से आपका 3r/8, ये वाला डिस्टेंस आपका 3r/8 होगा। और यहाँ से बेसिकली आप ऐसा कुछ एक रिजल्टेंट फोर्स आपका नेट फोर्स ऐड कर रहा होगा, राइट। हाँ, अभी डेटा अगर भूल जाओगे सेंटर ऑफ मास का, तो कहाँ से क्वेश्चन आंसर करोगे। अब सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट करने के लिए बैठ गए कि हाँ ठीक है इसका सेंटर ऑफ मास पहले लोकेट कर लेते कहाँ है, तो ये तो फुल में एक क्वेश्चन हो गया कि इसका क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास निकाल रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन को छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है। अगर सेंटर ऑफ मास निकालने का जरूरत पड़ रहा है तुमको इतना भारी रखते हो ऑब्जेक्ट का, तो छोड़ के आगे बढ़ने का। हाँ बोलो, एक चीज पूछना है बोलो। सर। वो तो सर जो हमने प्रोजेक्शन लिया सर, हाँ, वो तो सिर्फ एस मतलब हमने जो डेरिवेशन किया था वो तो सिर्फ वन डायमेंशनली, नहीं नहीं, इस हर तरह के सर्फेस के लिए वैलिड मतलब ऐसा कब हुआ तो फिर। है, हर तरह के सर्फेस के लिए वैलिड है। प्रूफ उसको प्रूव किया जा सकता है, बट मतलब मैं, तुम अगर इतने इंटरेस्टेड हो तो दिखा दूंगा अलग से। आप रिजल्ट याद रखो, काम चल जाएगा। सर और एक चीज हाँ हाँ, सर, अगर मैं वो तो इधर दे के आया जस्ट इट इज स्टिकिंग टू दैट सरफेस ऑफ द वो कंटेनर ठीक है, सर, ठीक तो है। अगर बीच में सस्पेंडेड हो तो फिर तो भी हम सेम ही आंसर देंगे, तो हर क्योंकि एक। हेमिस्फेरिकल सरफेस बोल रहे हैं ना वो। तो एक साइड से कितना लग रहा है वही निकालना है आपको। अब या तो अंदर वाले से निकाल लो या बाहर वाले से निकाल लो, बात तो एक ही है ना। तो वो एक साइड का सरफेस पे जानना चाह रहे हैं, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है इधर की तरफ सरफेस मतलब ये कंटेनर का वॉल है या नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अंदर में खाली है भर्ती है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो इसी पे रिलेटेड ये क्वेश्चन था नेक्स्ट वाला, जिसमें एक कोनिकल वेसल लिया था, और उसके बाद फिर उसके अंदर में हमने हाइट एच तक लिक्विड भर रखा है, और उसके बाद फिर उसको दबा कैसे रखा हुआ है। दबाने की इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि साइडवे से यहाँ से लिक्विड का प्रेशर का फोर्स आएगा, और उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा इधर से भी और इधर से भी, और वो इस कप को क्या करेगा, ऊपर उठा देगा। तो हम उस कप को नहीं उठाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, नीचे से पुश करना पड़ेगा। तो वही वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि कितना लिफ्टिंग फोर्स उस कप पे लग रहा है, तो ये कैलकुलेट करो। एक तरीका ये है कि आप इंटीग्रेट करके निकालें, और दूसरा तरीका ये है कि वापस से आप अपने उस कंसेप्ट को यूज करें जहां पे आपको ये पता है कि अगर इस सरफेस के ऊपर में भी अगर लिक्विड होता
तो उससे हमारे इस पे प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर तो फ्री सरफेस के डेप्थ से ही होता है। तो फ्री सरफेस यहाँ पे इससे डेप्थ कितने पे आप जा रहे हो, वो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पे अगर लिक्विड को फिल भी कर देते हैं, इस पोर्शन पे फर्दर लिक्विड को फिल कर देते हैं। तो हम यही काम करेंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि इस पे तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इधर से, इनका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस ही जनरेट होंगे। और ये वर्टिकल फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, इसके ऊपर में कितना वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, बस ये देख लो। तो हाइपोथेटिकल वेट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव द सर्फेस, बस यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इसी को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करा है। आई जस्ट ड्रॉ इट। ये पहले से बना रखा है मैंने, टाइम सेव होगा हमारा। सो ये सिचुएशन है, आप देख लो एक बार। जो ये क्वेश्चन का डेटा है वही है, एक बार आप चेक कर लो। इस कोन का टोटल हाइट b दे रखा है, फिर जितने दूर तक पानी भर रखा है वो हाइट h है, और सेमी वर्टिकल एंगल हमारा अल्फा है। ऑब्वियसली हम यहाँ से नीचे का जो बेस रेडियस है और ऊपर का रेडियस, मतलब जहाँ पे पानी फिल्ड है, वो हम निकाल सकते हैं। पानी ध्यान रखना कहाँ तक फिल्ड है, पानी आपका इस पोर्शन में ही फिल्ड है, इस पोर्शन नीचे में ही, ऊपर में कहीं पानी फिल्ड नहीं है, बस इस पोर्शन तक ही आपका लिक्विड फिल्ड है। अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो ये वाला पोर्शन जो हम दिखा रहे हैं, यही बेसिकली क्या आपका वो इमेजिनरी वेट ऑफ लिक्विड कॉलम है जो हमने इसको फिल कर रखा है। सो दिस इज द इमेजिनरी वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, आप कह सकते हो दिस इज imaginary weight of liquid column above surface। क्या हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसीलिए? स्मॉल आर और कैपिटल आर तो हमको ऑब्वियसली पता चल जाएगा ना, पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? अल्फा Yes, sir. और उसने बी दिया हुआ था, एच भी दिया हुआ था। तो अगर मैं tan अल्फा की वैल्यू लिखूं, tan अल्फा की वैल्यू, तो छोटे वाले ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, r बाई बी माइनस एच, और अगर बड़े वाले ट्रायंगल से लिखें तो r बाई बी, राइट। तो बेसिकली हमारे पास स्मॉल आर भी पता है वो कितनी है, बी माइनस एच tan अल्फा है, और कैपिटल आर भी पता है हमें, वो बी tan अल्फा है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हमें पता है। अब हमें जो वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम अबव सरफेस, लिक्विड कॉलम अबव सरफेस, बस पहले ये निकाल लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू, क्या लिखना है इसमें, टोटल सिलेंडर में से मुझे फ्रस्टम ऑफ कोन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। सिलेंडर कितने, Yes. पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इनटू एच, राइट। और इससे सब्ट्रैक्ट क्या होगा हमारा, वो फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इनटू बी माइनस ऑफ छोटा वाला कोन विच इज स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू बी, सॉरी स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू बी माइनस एच। आई होप आपको समझ आ रही है। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हम वही यूज कर रहे हैं। और स्मॉल आर और कैपिटल आर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, राइट। ये वाले वैल्यूज को आप वहाँ पे फीड कर देना, मैं इतना फीड करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यू आर सपोज टू फीड दिस वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर, इसको आपको यहाँ पे डाल देना है, इसको भी आपको यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि वो वैल्यूज दिए हुए नहीं थे, वो हमने यूज किए क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली आपको लास्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा उसको। एंड उसके बाद फिर अब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, जो वर्टिकल फोर्स आएगा दैट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसी को वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कह लेते हैं, ठीक है। ये अबव ए बी, ठीक है, दिस इज अबव द सरफेस एंड मल्टीप्लाइड बाय जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। Sir, I have a doubt in this question. बोलिए बोलिए पूछिए। सर मैंने एक्चुअली इसका सोल्यूशन आपको भेजा था, तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगाई कि जो मास ऑफ लिक्विड है, तो उस मास के ऊपर, तो वो मास कोन के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, कोन भी वही फोर्स उसके ऊपर लगाएगा, बिल्कुल तो उसका एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक वर्टिकल एफ में ले ली, फिर उसका एक वेट ली, और नीचे से एक प्रेशर, मतलब नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो विच विल बी इक्वल टू द प्रेशर, वो प्रेशर के वजह से जो फोर्स होगा। तो इससे मैं फोर्स इक्वेशन लिख के मैं सॉल्व कर दी। कंसेप्चुअली ठीक होगा? हाँ वही तो किया है मैंने ना। नहीं सर, लेकिन उसमें बहुत झमेला पड़ा था। ठीक है ठीक है, चलो वो भी ठीक है, ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा सही है। अथिन, ये जेई का है वो एक क्वेश्चन है। अथिन यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल शेल क्लोज्ड एट बोथ एंड्स is partially filled with water
It is floating vertically in water in half submerged state. If rho c is the relative density of material of the shell with respect to water, then the correct statement is that the shell is more than half filled या half less than half filled या half filled. Exactly वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं. अब इसमें क्वेश्चन में डेटा जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम एक सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं. तो ये हमारा शेल है, सिलेंड्रिकल शेल है, और इसका भीतर का स्पेस जो है वो खाली है, एंड ऊपर से भी सील्ड है. मतलब इट्स नॉट एज इफ ऊपर से खाली है, क्योंकि वो चारों तरफ से कवर्ड है. इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको फिल कर देते हैं. क्लोज एट बोथ एंड्स. देखो उसने क्वेश्चन में कह रखा है क्लोज एट बोथ एंड्स, तो मैंने वो चीज़ को थोड़ा इम्फेसाइज करने के लिए ऐसा ड्रॉ कर दिया है. और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि इसका एग्जैक्टली हाफ पोर्शन जो है वो सबमर्ज स्टेट में है. इसका हाफ पोर्शन सबमर्ज स्टेट में आपको दिख रहा होगा. मतलब आप ये मान सकते हो कि अगर टोटल हाइट अगर कुछ भी h रही होगी तो यहाँ पे h/2 आप दिखा सकते हो, ये आधा डूबा हुआ है. यहाँ पे एयर, यहाँ पे वाटर, और इसके अंदर में कितना पानी है ये अपने को नहीं पता है. वी डू नॉट नो कितना पानी है. तो ये हम कुछ भी एक मान सकते हैं, चलो ठीक है यार, कुछ भी पानी रहा होगा, तो हमने यहाँ पे कुछ भी एक लेवल मान लिया. ये हो सकता है हाफ से कम हो सकता है हाफ से ज़्यादा हो. एनीथिंग, मतलब ये कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा. तो ये वाले पोर्शन में आपका पानी है, ठीक है, इधर भी ऑब्वियसली आपका पानी होगा. अब देखो क्वेश्चन में डेटाज अगर देखोगे तो ज़्यादा कुछ उसने न्यूमेरिकली आपको डेटा दिया नहीं है, कि जैसे किसका क्या हाइट है, किसका क्या साइज है, क्या थिकनेस है, आपको नहीं दिया गया है. ऐसे क्वेश्चंस में एक ही तरीका होता है कि आप बेसिकली जो भी डेटा आपको लग रहा है आपको कैलकुलेशन के लिए चाहिए, उनके लिए आप कुछ कुछ वेरिएबल्स चूज करते जाओ. और उसके बाद फिर अपने आप ही जब आप क्वेश्चन का डेटा को लास्ट में यूज करोगे, कि जो कंडीशन, डेटा तो नहीं बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे, उसको यूज करोगे, तो अपने आप देखोगे कि जो डेटा आपने यूज किया था उसका एलिमिनेशन हो जाएगा. तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ कि जैसे इस मटेरियल का वॉल्यूम टोटल कितना है ये तो हमको नहीं पता है, तो हम मटेरियल का वॉल्यूम के लिए मान लेते हैं कि कुछ एक वैल्यू वेरिएबल चूज कर लेते हैं. जैसे कि ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, मटेरियल ऑफ वॉल्यूम, इसको भी एम लिख लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू इंडिकेट कि मटेरियल का वॉल्यूम है. फिर जो अपना इसके अंदर में जो टोटल कैविटी वाला पोर्शन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कैविटी जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कैविटी, इसको मान लेते हैं वीसी है. ठीक है, कैविटी मतलब कि कैविटी जब मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये पूरा का पूरा खाली पोर्शन, ठीक है, जो भी पूरा का पूरा अंदर में खाली देख रहा है उसको मैंने वीसी ले रखा है. तो अगर मैं बोलूँ कि कितना सबमर्ज स्टेट ऑफ वॉल्यूम है, क्या आपको पता चल रहा है सबमर्ज कितना है? Vm प्लस Vc/2, राइट. क्योंकि मटेरियल के साथ जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल का एक थिकनेस होगा, और फिर फुटबॉल के अंदर का खाली स्पेस भी होगा. अगर मैं बोलूँ कि फुटबॉल हाफ सबमर्ज स्टेट में है, तो फिर वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है? ऑब्वियसली जो टोटल वॉल्यूम होगा, मतलब कि कैविटी का वॉल्यूम प्लस मेटल का वॉल्यूम, उसका हाफ कर दोगे तब आपको क्या मिलेगा? वो डिस्प्लेस्ड वाला वॉल्यूम मिल जाएगा आपको. तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से, अगर मैं ये बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पोर्शन कितनी है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि इन सब चीज की आपको जरूरत तो पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पोर्शन अगर लिखें पोर्शन, तो ये आपका हो जाएगा Vm प्लस Vc/2 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि गिवन ही कंडीशन है, कंडीशन ही यही है कि वो हाफ सबमर्ज स्टेट में है. देख लो आप यहाँ पे, फ्लोटिंग इन वाटर इन हाफ सबमर्ज स्टेट, मतलब आधा डूबा हुआ आपको दिख रहा है. अब नेक्स्ट स्टेट क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक और कंडीशन दे रखा है उसने कि अच्छा पानी कितना है अंदर में ये आपको नहीं पता. मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, इसको VW लिख लेते हैं, दैट इज VW. अब बाई कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा? बस वेट इक्वल टू ऑथर से ही तो लिखना है कंडीशन. तो कंडीशन क्या लिखेंगे? देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या होना चाहिए?
डेंसिटी ऑफ कंटेनर, मतलब ये रहा डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिख सकते हो आप इसको, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए हमने क्या चूज किया, देखो ये वीएम यूज किया, राइट राइट। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड नहीं लिख के डेंसिटी ऑफ मटेरियल लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा सिंबॉलिक हो जाएगा। सो रो एम मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल, दिस इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर, मटेरियल ऑफ सिलेंडर into volume of material into G plus density of water into volume of water into G। ये टोटल वेट हो गया उसका। अब अपथ्रस्ट कितना होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद G। ठीक है, वेट नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, बस इक्वेट कर दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जी सब में कॉमन है, हट जाएगा। डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यार ये आपके पास वी एम प्लस वी सी बाई 2 माइनस ऑफ वी डब्ल्यू, एंड इसके साथ आपको वी एम भी डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई वी एम। ये वी एम से इधर डिवाइड हो जाएगा, हाँ ठीक है, इसको इधर रहने देते हैं unnecessary। ठीक है, इसको ऐसे रहने। ठीक है, अब उसने जो कंडीशन दिया है वो क्वेश्चंस पे एक बार पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस पे क्या कह रखा उन्होंने। डेंसिटी लेस देन 0.5 अगर होगा तो फिर मोर देन हाफ फिल्ड होगा। मोर देन हाफ फिल्ड होने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने चूज किया है, ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी का क्या होना चाहिए, आधा से ज्यादा आना चाहिए। ये तो मतलब होगा ना, अगर वॉल्यूम ऑफ कैविटी का आधा से ज्यादा अगर वी डब्ल्यू आ गया तो बोलेंगे मोर देन हाफ फील्ड है। बट अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर कैविटी का वॉल्यूम से भी अगर आधा से कम आया तो बोलेंगे लेस देन हाफ फील्ड है। तो बस वही चीज आपको कंक्लूजन में ड्रॉ करना है। तो अब कंडीशन में क्या है, ये वाली क्वांटिटी अपनी रोसी है, दिस इज रोसी, एंड उसने क्या रखा है, रोसी लेस देन 0.5 अगर होगा। सो अगर इफ रोसी इज लेस देन 0.5 मतलब हाफ लिख लेते हैं, हाफ, देन तो कंडीशन क्या हो गया आपके पास, रोसी इज वी एम प्लस वी सी बाई 2 माइनस ऑफ वी डब्ल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू वी एम बाई 2। सही लिखा मैंने, आप नोटिस करो यहाँ पे वी एम बाई 2 और वी एम बाई 2 तो कट गया, एंड आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैविटी बाई 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, इट इज मोर देन हाफ फिल्ड है। ऑप्शन में देखें, पहला ऑप्शन ही कह रहा है मोर देन हाफ फिल्ड है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छी चीज देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में कोई डेटा ही उसने न्यूमेरिकली कुछ डेटा आपको नहीं दिया है, जो भी है सब कुछ आपको वेरिएबल चूज करना पड़ेगा अपनी तरफ से। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या डाला, इतने सारे वेरिएबल आपको लगेगा यार इतने सारे वेरिएबल में कैसे काम करेंगे, तो वहीं पे ही आप गिव अप करोगे। बट जैसे ही क्वेश्चन लिखना शुरू करोगे अपने आप ही दिखेगा कि हाँ भाई ये तो अपने पे कट गया। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका पीवाईक्यू ही है। A hot air balloon is carrying some passengers and a few sandbags of mass 1 kg each, so that its total mass is 480 kg. तो हॉट एयर बलून along with some passengers और फिर कुछ सैंडबैग भी है उसमें, सभी 1 किलोग्राम के हैं, उनका टोटल मिला के मास आपका 480 दे रखा है, 480 kg दे रखा है। इट्स इफेक्टिव वॉल्यूम गिविंग द बलून द बॉयंसी इज V, मतलब टोटल वॉल्यूम पे जिस पे बॉयंसी आने वाली है वो V का है। The balloon is floating at an equilibrium at a height of 480 meters, 100 meters पे वो इक्विलिब्रियम पे फ्लोट कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा होगा जैसे यहाँ पे आपने सरफेस ऑफ अर्थ ड्रॉ किया और यहाँ से आप 100 मीटर ऊपर चले गए, तो यहाँ पे आपका ये हॉट एयर बलून सोचो आपका, ये फ्लोट कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज एन इक्विलिब्रियम। इसमें अभी जो ऐड कर रहा होगा वो आपका वेट ऐड कर रहा होगा, और वो कितना होगा 480 इंटू जी, और ये यहाँ के 0.4 से बेसिकली बैलेंस होगा, एफ बी लिख लेते हैं। ठीक है,
तो एट 100 मीटर्स कंडीशन क्या होगा आपका 480 G दैट शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स एट दैट हाइट। एंड बॉइंट फोर्स को कैसे निकालेंगे आप, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब यहाँ पे एयर होगा, उसको एयर को ही आपको फ्लूइड की तरह लेना है यहाँ पे, तो डेंसिटी ऑफ एयर एट दैट हाइट मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम जो कि आपका V है एंड इनटू G। तो ये आप यहाँ से उड़ा सकते हैं। ये डेंसिटी आपको बेसिकली यहाँ का एयर का जो डेंसिटी है आप उसको ρ1 लिख लो, कैलकुलेशन में आपको फिर इजीली समझ आएगा कि हम उसको कैसे एलिमिनेट करने वाले हैं। तो आपके पास कंडीशन जो आ रहा है 480 इज इक्वल टू ρ1 V आ गया है, दिस द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड फिर उसने क्या बोला है सेकेंड उसने बोला है व्हेन n नंबर ऑफ सैंडबैग्स आर थ्रोन आउट, ऑब्वियसली वेट घट जाएगा, वेट घटेगा तो अब ऊपर चला जाएगा। द बलून राइजेस टू अ न्यू इक्विलिब्रियम हाइट क्लोज टू 150 मीटर्स। इस बार 150 मीटर्स पे वो फिर से आपका इक्विलिब्रियम पे है, और जितना वॉल्यूम आपका एयर डिस्प्लेस करेगा वो आपका V रहने वाला है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे 150 मीटर चले जाते हैं, थोड़ा और ऊंचा, दिस इज 150 मीटर्स, और फिर से आप यहाँ पे इस सिचुएशन को दिखा सकते हैं। बट इस बार जो आपका सिचुएशन है वो वेट डब 480 G नहीं है, क्योंकि उसने n नंबर ऑफ बैग्स आपके फेंक दिए हैं, और हर एक सैंड बैग का जो मास है वो 1 kg का है। इसका मतलब जो टोटल वेट बचा होगा वो कितना बचा होगा, 480 माइनस n इंटू जी, आपका ये टोटल वेट बच रहा होगा। ऑब्वियसली जब अर्थ के सरफेस से हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो आपको अगर याद हो तो मैंने क्लास में ये एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था कि प्रेशर और डेंसिटी दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करते हैं। और यही एक्सप्रेशन देखो उसने यहाँ पे भी दे रखा है कि डेंसिटी की वैल्यू आपकी हाइट के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रही है। तो डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो पॉइंट फोर्स भी आपका एक नया वैल्यू आएगा, क्योंकि डेंसिटी वहाँ पे डिफरेंट होगी। तो अब अगर मैं एट 150 मीटर्स अगर लिखूँ तो कंडीशन क्या लिखेंगे, 480 माइनस ऑफ n इंटू जी विल बी ρ2, मतलब वहाँ का डेंसिटी इंटू वी जी कर लेंगे, यहाँ से वी जी कैसे कैंसिल आउट। तो अगेन आपके पास आ रहा है 480 माइनस n इज इक्वल टू ρ2 इंटू वी आ रही है। सेकेंड इक्वेशन यही हो गया। अगर आप नोटिस करोगे तो v, इवन दो उन्होंने एक्सप्रेशन में आपको बोला है, बट इट हैज नॉट प्रोवाइडेड विद द न्यूमेरिकल वैल्यू। ρ1 ρ2 के लिए ऑब्वियसली हमको हाइट मतलब वैल्यूज पता चल जाएगा, क्योंकि रो एज अ फंक्शन ऑफ हाइट उसने दे रखा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ρ0 की वैल्यू भी दे रखी है 1.25, h0 की भी वैल्यू दे रखी है 6000, h1 h2 की भी दे रखी है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि वंस आई डिवाइड दीज टू इक्वेशंस मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो v कट जाएगा, क्योंकि वो मेरे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए मैं वहाँ पे उसको एलिमिनेट ही कर देता हूँ। तो व्हाट आई डिड इज मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ। तो इक्वेशन मेरे पास आ रहा है 480 बाई 480 माइनस ऑफ n दैट शुड बी इक्वल टू ρ1 बाई ρ2 लिख लेंगे। और ρ1 की वैल्यू कितनी है, ρ0 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ h1 बाई h0 लिख लेंगे। और यहाँ पे भी जब आप लिखोगे तो यहाँ पे ρ0 इंटू ई टू द पावर माइनस h2 बाई h0 लिख लोगे। ये ρ0 कट गया, और अभी आप देखोगे तो ये ई टू द पावर h2 माइनस h1 एंड डिवाइड बाई h0 आ जाएगा। वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ई टू द पावर ये हो गया 150 माइनस ऑफ 100 एंड डिवाइडेड बाई 6000। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ई टू द पावर 50 बाई 6000 आ गई है। ये डेसिमल हटा दिया और ये क्वांटिटी आ गई ई टू द पावर 1 बाई 120 आ गई है। ये वैल्यू अगर देखोगे तो आपका 1 बाई 120 ये क्या है, 1 से बहुत ही छोटा है। और आपको अगर मतलब ये बेसिकली यूलर्स थ्योरम अगर आपको ध्यान हो तो ई टू द पावर एक्स अगर आपके पास अगर होती है एक्सप्रेशन, तो इसकी एक्सपेंशन को अगर हम लिखें तो 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, अगर एक्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 से बहुत छोटा हो। तो इसी चीज को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 बाई 120 क्या है, 1 से तो बहुत ही छोटा है। तो इसको अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 बाई 120 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। सो ये आपके पास कितनी आ गई, आपके पास 121 बाई 120 आ गई है। और यहाँ पे आपके पास था कितना, 480 बाई 480 माइनस ऑफ n एंड दैट इज इक्वल टू 121 बाई 120। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं फर्दर। सो 480 कॉमन ले लें तो 121 माइनस 120 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 120 इंटू n हो जाएगा, सॉरी 121 इंटू n हो जाएगा, 121 इंटू n हो जाएगा। यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो n की वैल्यू आ रही है 480 डिवाइडेड बाई 121 विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना, 4 ही है। तो 4 बैग बेसिकली क्या कहते हैं उसने बाहर फेंक दिए थे। देखो जेई में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो डेंसिटी का हाइट के साथ वेरिएशन भी उन्होंने दे दिया।
इवन दो यू एक्सपेक्टेड टू नो दिस कि हाइट के साथ वेरिएशन कैसे होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, तो इनडायरेक्टली वो तुम्हें एवरेज मोलर मास, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, वो सब दे के भी तुम्हें तो कैलकुलेशन करवा सकते थे। बट दे डोंट इवन एक्सपेक्ट कि आप ये सब भी याद रखो, वो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दिया, बस ये है कि हाँ बेसिक कैलकुलेशन का तरीका आपको पता है नहीं है। हाँ अगर आप किसी को जैसे इक्वेशन यहाँ तक दोनों ही सभी इक्वेशन लिख के बैठ गए, और उसके बाद यहाँ तक भी आए, उसके बाद फिर हाथ पैर छोड़ दिया कि भाई अब क्या करें, अब तो आप जेई के लिए लायक नहीं हो बेसिकली। अगर आपको एक्सपेंशन अगर ई टू द पावर एक्स का नहीं पता है, ई टू द पावर एक्स को कैसे एक्सपैंड करते हैं, तो फिर तो आप जेई मतलब देने के लिए फिर आप ऐप्ट नहीं है कि हम यहाँ तक आके आपके हाथ रुक जा रहा है। कैलकुलेशन सब तो अपने खुद से आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अटकोगे ही हमेशा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से a bulb having surface tension T and radius R is formed on a ring of radius B, where B is very much less compared to Kepler. Air is blown inside the tube with velocity V as shown. मतलब यहाँ से आप एक ट्यूब के अंदर से एयर ब्लो कर रहे हो, और उसके बाद फिर आपका ये सो बबल बड़ा होता जा रहा है। The air molecules collide perpendicular to the wall of the tube, wall of the bubble and stops. मतलब वो perfectly inelastic collision है, ठीक है। Air collides perpendicular to the wall and stops, इससे पता चल रहा है ये perfectly inelastic collision है, perfectly inelastic collision है। अब कैलकुलेट द रेडियस एट विच द बल्ब सेपरेट्स फ्रॉम द रिंग, कितने रेडियस पे ये बल्ब से सेपरेट कर जाएगा, आपको ये फाइंड करनी है। अब इस पे पहली चीज तो ये है कि जब भी किसी सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल जाके कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज हो रहा है तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पता चल जाए तो उससे कितना फोर्स वो लगा रहा है ये पता चल जाएगा। और वो फोर्स अगर सरफेस टेंशन जितने फोर्स से उस रिंग पे होल्ड करके रखा हुआ है अपने आप को, अगर उससे बड़ा हो गया, तो फिर वो क्या करेगा, उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो अभी यही चीज पे हमारा बेस सिचुएशन है। तो इस डायग्राम को ही मैंने यहाँ पे ऐसा दिखा रखा है, इसको घुमा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसको घुमा देते हैं ऐसा। ये सिचुएशन है बेसिकली आपके लिए, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट द बल्ब इज इन, बबल इज इन। और उसके बाद फिर आपको यहाँ से इसको डिटैच करने का सोचना है। ये सरफेस को ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू देने के लिए आपको ऐसा ड्रॉ करके दिखा रखा है, ताकि आपको थोड़ा सा रियलाइज हो। मतलब आप सोचो कि इसी पोर्शन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके शो कर रखा है, ठीक है। पहले तो ये फाइंड करते हैं कि सरफेस टेंशन का फोर्स कितना आ रहा है। सरफेस टेंशन में अगर आप देखोगे तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बबल है, इतना बड़ा सा बबल है सोचो, वो इस रिंग के सर्कमफेरेंस पे जो आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होंगे उसके साथ तो अटैच्ड है। तो वो नेबरिंग मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसके सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल होगा उनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। और ये पुलिंग फोर्स कैसा होता है, अलॉन्ग द सरफेस, राइट। तो अलॉन्ग द सरफेस अगर ये पुलिंग फोर्सेस दिखाएं इन मॉलिक्यूल्स पे जो यहाँ पे इन सर्कमफेरेंस पे अटैच्ड है, ऑब्वियसली कंटिन्यूस एक बहुत सारा मॉलिक्यूल है। मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को जस्ट यहाँ पे मार्क करके शो कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा बस उसको खुद के इमेजिनेशन पे लेके जाइएगा कि ऐसे 2-4 मॉलिक्यूल नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। हर एक मॉलिक्यूल को जो पुलिंग फोर्स मिल रही होगी वो अलॉन्ग द सर्फेस ही मिल रही होगी, तो ऐसे पुलिंग फोर्स आपको जनरेट हो रही होगी। ये अलॉन्ग द सर्फेस ही हर जगह से जनरेट होना है, तो ऐसे पुलिंग फोर्सेस हमने यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। ये पुलिंग फोर्स बेसिकली रिंग के जो रिंग में जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे होंगे अटैच्ड, वो वाले मॉलिक्यूल उनके नेबरिंग मॉलिक्यूल को खींच रहे होंगे, ये वो वाले फोर्स हैं। अब इन सरफेस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इन सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये परपेंडिकुलर्स कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ पे, सेंटर पे, राइट। क्योंकि ये तो ये बबल का शेप कैसा है, ये बबल का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे मेनिस्कस है और इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाह रहे हो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे कहाँ जाएगा, ये सेंटर पे तो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज को अगर मैं शो करता तो ऐसे शो करता शायद, यहाँ पे ऐसे पुलिंग फोर्सेस शो करता, तब शायद आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आता कि ये कैसे मार्क कर रहा हूँ मैं। वहां पे थोड़ा सा बड़ा करने से आपको क्लियरली दिख रहा होगा आई गेस, ठीक है। ये ऐसा सिचुएशन है, देखो, कैन सी दैट, ठीक है। अब ये वाली फोर्स जो है, ये फोर्स आपको पुलिंग फोर्स पता है कितनी आएगी, S इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल r, जहां पे r इज रेडियस ऑफ दिस छोटा सा रिंग। अच्छा, इसकी रेडियस b दे रखी है उन्होंने, स्मॉल रेडियस b है, इसको b ही लिख देते हैं, 2 पाई इंटू b, ठीक है। और जो बबल है उसकी रेडियस अपने को नहीं पता है, वही हमें फाइंड करनी है। रेडियस r तो उसने कह रखा है बहुत बड़ा है, तो ये वाली रेडियस को हम कैपिलर लिख रहे हैं। एक बार चेक करते हैं कैलकुलेशंस को। हमें तो ये सरफेस टेंशन का जो पुलिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा हमें वही निकालना है, क्योंकि इधर के कंपोनेंट तो आपस में ही कैंसिल कर जाएंगे, जो वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट्स है वो आपस में ही कैंसिल कर देंगे। मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स चाहिए, तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन के लिए डेटा चूज कर लेते हैं। लेट अस टेक दिस एंगल एज थीटा,
सो ऑब्वियसली दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, ये एंगल थीटा है। तो इस डायरेक्शन के जो फोर्सेस आपको पुलिंग फोर्स मिल रहे होंगे इस डायरेक्शन पे, अच्छा यहाँ पे मैं ऐसे ही फोर्सेस को शो कर देता हूँ जैसे पहले भी शो किया था। तो ये वाले कंपोनेंट्स हमें चाहिए, इधर वाले, ये वाले सारे कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एस इंटू टू पाई बी इंटू साइन थीटा आ जाएगा, आएगा ना, राइट। और ये फोर्स अगर वो कोलिजन से जो इम्पैक्ट से फोर्स आ रहा है उससे बड़ा हो गया तो फिर हमें क्या होगा, ये क्लियरली हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि डिटैचमेंट कहाँ पे हो रही है। ये ध्यान करो कि यहाँ से एयर मॉलिक्यूल जो है, एयर मॉलिक्यूल्स, वो बेसिकली इधर से इस पतले से स्ट्रीम में आके स्ट्राइक कर रहे होंगे यहाँ पे, इस पतले से स्ट्रीम में आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे होंगे यहाँ पे। इन सभी एयर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी कोलाइड करने से पहले वो कितनी होगी, वी। कोलाइड करने से पहले सभी की स्पीड आपकी वी रहेगी, बट जैसे ही ये कोलाइड कर जाएंगे तो फिर सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं इम्पल्स की वजह से जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो फोर्स exerted by air molecules, exerted by air molecules, ये वाला एक्सप्रेशन मैंने वैसे भी डिराइव किया हुआ है, रो ए वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन आता है अगर आपको याद हो तो, यस सर। रिलेटिव इनटू डीएम बाई डी। अगर आपको याद नहीं है तो आप डिराइव करेंगे, बट अगर याद है तो वो जल्दी से कर लेंगे। ये वेरिएबल मास सिस्टम में मैंने ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिराइव किया है। फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर मॉलिक्यूल्स इज, मैं ये लिख देता हूँ, ये बेसिकली आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ही आता है, डीपी बाई डी करके ही निकाल रहे हैं। डीपी बाई डी में अब जब आप करोगे तो डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, डी। तो मान लेते हैं डीएम मास का मोमेंटम का चेंज का हम बात कर रहे हैं, तो उसका मोमेंटम का चेंज कितना आया होगा, फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, इनिशियल इज वी। इसी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, एंड फिर डिवाइडेड बाई डी कर सकते हैं। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डीएम बाई डी जब आप लिखोगे तो रो ए वी लिख सकते हो आप, और इसके साथ फिर वी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस बिकम्स रो ए वी स्क्वायर। तो ये है आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर मॉलिक्यूल्स। अब अगर ये फोर्स आपके सरफेस टेंशन के पुलिंग फोर्स से बड़ा हो गया तो फिर बस काम हो जाएगा आपके लिए। सो देयरफॉर फॉर डिटैचमेंट कंडीशन क्या होना चाहिए, रो ए वी स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू टू पाई बी इंटू साइन थीटा होना चाहिए। अब रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जिस पे वो वॉल पे टकरा रहा था यहाँ पे, वो ऑब्वियसली इससे मैच करेगा, इस एरिया से मैच करेगा, होल से। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस इंटू टू पाई बी। और साइन थीटा की वैल्यू आप इस ट्राइंगल से चेक कर लो, इस ट्राइंगल से चेक कर लो। तो ये बी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है और ये आर है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बी बाई आर हो गई। उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दिस इज बी बाई आर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो ये बी स्क्वायर तो आपस में ही कैंसिल आउट हो गए, ये पाई भी कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास v की वैल्यू आ गई, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2s ओवर रो आर, एंड देन इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है। ये सब रो ए बी स्क्वायर वाला टर्म आपको एकदम बिल्कुल याद ही रहना चाहिए, जहां पे भी एयर मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं एंड फिर उनका मोमेंटम का चेंज बस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करके कर रहे हैं, तो रो ए बी स्क्वायर। यही अगर उन्होंने बोला होता, ऐसा assumption लो कि जितनी वेलोसिटी से वो टकरा रहा है उतनी वेलोसिटी से रिटर्न भी चला जा रहा है, तब उस केस में क्या होता है, टू रो ए स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम का चेंज उस केस में कितना होता है, टू वी का, टू एम वी का हो जाता है। ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है, बट कंट्रोवर्सी का रीजन क्या है मैं वो भी बताऊंगा आपको, और उसके बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कि कंट्रोवर्सी में आप कैसे बचेंगे। क्वेश्चन पहले एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायग्राम जो है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग जैसा डायग्राम दिख रहा है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। व्हेन वाटर इज फिल्ड केयरफुली इन अ ग्लास वन कैन फिल इट टू अ हाइट h अबव द रिम, मतलब सरफेस से आप थोड़ा सा ऊपर तक पानी भर सकते हो। ये आप नोटिस भी किया होगा आपने कि पानी जब आप किसी सरफेस में ग्लास में अगर डालेंगे तो
तो जो ग्लास का जो टॉप सरफेस है उससे थोड़ा ऊपर तक ही आप पानी भर सकते हो, क्योंकि उससे सरफेस क्या होता है, थोड़ा कनकेव हो जाता है। तो सरफेस कनकेव होता है तो वो और ज्यादा पानी को होल्ड करके रख सकता है। अगर वो सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी नहीं होता उसके पास, तो जैसे ही ऊपर से मतलब टॉप सरफेस तक भर गया, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी एक भी बूंद गिरता तो साइडवेज क्या होता है, ड्रिप कर जाता है। बट साइडवेज ड्रिप नहीं करता, साइडवेज में क्या होता है, वो कनकेव हो जाता है और उसके बाद फिर वो गिरने से बच जाता है। तो वही क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि बेसिकली वन कैन फिल इट टू अ हाइट h above the rim of the glass due to the surface tension of water, ठीक है। टू कैलकुलेट h just before water starts flowing, मतलब जब एक पानी गिरना से शुरू हो जाए, मॉडल द शेप ऑफ वाटर above the rim as a disk of thickness h having semi-circular edges। मतलब यहाँ पे आप इसको एक डिस्क की तरह इमेजिन करिए, मतलब ऐसा सिचुएशन सोचो कि एक डिस्क की तरह है, बट यहाँ पे एजेस जो है वो फ्लैट नहीं है, वो एजेस आपके सेमी सर्कुलर है, ऐसे। ऐसा आपको इमेजिन करना है। नॉर्मली आप डिस्क इमेजिन करोगे तो कैसे इमेजिन करोगे, ऐसा फ्लैट एजेस, राइट, है ना। एजेस आप कैसे सोचोगे, वर्टिकल एजेस सोचोगे। बट यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि ये सेमी सर्कुलर है, ऐसा सेमी सर्कुलर बल्ज है, यहाँ पे बल्ज एक इमेजिन करना है आपको। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग एज शोन स्कीमेटिकली इन द फिगर, ठीक है। व्हेन द प्रेशर, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज पे ही कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, ठीक है। मैं एक बार रीड करता हूँ, थोड़ा आप भी ध्यान से सुनो। व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर एट the bottom of this disk exceeds what can be withstood due to the surface tension, the water surface breaks near the rim and water starts flowing out from there। मतलब पानी कब एक फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इसका कंडीशन उसने दे रखा है आपको। अब आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है कि और कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। ये मैं बार बार ही बोलता हूँ, क्वेश्चन जो भी चीज आपको बोलता है, क्वेश्चन में कुछ भी चीजें अज्यूम करने के लिए बोलते हैं, तो कैसे हो रहा है यह सोचने का काम आपका नहीं है। उसने बोला आपको ये मान के चलना है, तो आपको इसी को मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले मैं इसको मान के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ कि कंट्रोवर्सी क्यों कहते हैं इसे, इससे मतलब इससे क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचता हूँ, उस पर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो अगर मैं मान लो कि यहाँ पे इसका एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन कंसिडर करूँ, बहुत ही छोटा सेक्शन। अच्छा, आई गेस आप लोगों को ये सिचुएशन तो समझ आ रहा होगा ना, सिचुएशन समझ आ रही है सभी को, सिचुएशन यस सर। exceeds the force due to surface tension। ওই যে আরে সারফেস টেনশনের জন্য তো এখানে একটা প্রেসার ডিফারেন্স আছে কিনা রে গাধা, সারফেস তো কার্ভড আছে। তো এইখানকার প্রেসার যদি সারফেস টেনশনের যে প্রেসার আছে, প্রেসার ডিফারেন্স ক্রিয়েট করতে পারে, যদি হচ্ছে বেশি হয়ে যায় তাহলে ভেঙে যাবে, এটা সেটাই তো বলছে। উই হ্যাভ ডান সাচ কোয়েশ্চেন্স। ক্যানের কোয়েশ্চেন মনে নেই, ক্যানের কোয়েশ্চেন মনে নেই, যেটা ভেতরে ঢোকাচ্ছিলাম, হোল ছিল। जिन लोगों को फील नहीं हो रहा है, एक मिनट जैसे लेट मी सी, अगर मैं इमेज रखा है मैंने ठीक है, चलो कोई बात नहीं अभी, चलो ठीक है, गेस समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ, इसका बहुत ही छोटा सा एक सेक्शन कंसिडर करता हूँ, ड्रॉ वेरी पतला सा सेक्शन। कंसिडर वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ लेंथ dl along the circular circumference। ठीक है, मतलब आप ऐसे सोचना कि एक मिनट, अरे यार ये क्या शेप लेते हैं मुझे समझ नहीं। सो ये कर्व सरफेस में दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला है, मैंने आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसा सिचुएशन इमेजिन करना कि जहाँ पे आप सर्कम्फरेंस के अलाउंग एक छोटा सा लेंथ डीएल सेक्शन को आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। ये वाला सेक्शन को मैं डीएल बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ, जो कि डेप्थ से काट के मैं ले लूंगा। तो आपको सिचुएशन कैसा दिखेगा, व्हाट यू सी इज ऐसा कुछ होगा आपके लिए।
ये वाले पोर्शन पे तो सेमी सर्कल है। यहाँ पे एक आपको डीएल लेंथ का एक सेक्शन दिखेगा, ये कर्व सरफेस, और यहाँ से ये ऐसे आपका अलाइंड है। ये देखो, आपको समझ आ रही है क्या क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? ये देखो, अब आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो वो कर्व सेक्शन जो है उसको ड्रॉ किया है। यस यहाँ का लेंथ जो मैं दे रहा हूँ, दिस लेंथ ओवर हियर इज टेकन एज डीएल। ठीक है, ये वाली लेंथ को मैंने डीएल ले रखा है, दिस लेंथ इज डीएल। समझ आ रही है आप सभी को? ठीक है, अब इसके लिए उसने कह रखा है कि आपको ये मानना है कि सेमी सर्कुलर एजेस हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि सेमी सर्कुलर होगा या नहीं होगा ये डिफरेंट कंटेक्स्ट है। ये बात हम उस पर डिबेट ही नहीं कर रहे हैं कि सेमी सर्कुलर होगा या नहीं होगा। सेमी सर्कुलर है, उन्होंने कह रखा है, आपको ये मान के चलना है, दैट इज इट। तो अगर ये सेमी सर्कुलर है, तो अब इस केस में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेप्थ उसने कह रखा है, ये जो डेप्थ है उसको, जिसको उसने एच कह रखा है, इस एच को क्या हम लिख सकते हैं, ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा। लिख सकते हैं? यस रेडियस कौन सा है? इस हेमिस्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है, ये वाली रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे, तो अगर मैं यहाँ पे सरफेस पे रहूंगा, तो सरफेस पे प्रेशर कितना है? पी नॉट है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे भी, इस लेवल पे भी आपका क्या पी नॉट है। और अगर आप यहाँ से एच हाइट नीचे चले जाएंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। सर पी नॉट अब प्लस यहाँ का प्रेशर, अगर सोचो इसके एक्सेस प्रेशर से अगर एक्सीड कर गया, तो फिर उस केस में क्या होगा? उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो हमें क्या कंडीशन लगाना चाहिए? हमें ये कंडीशन लगाना चाहिए कि पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हो गया यहाँ का प्रेशर। ठीक है, जस्ट बीनीथ। देखो उसने जो बोला एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। when the pressure of water at the bottom of this disk, ठीक है, मतलब डिस्क यहाँ पे ये जो आपका बल्ज आउट हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, which can be withstood due to surface tension, the water breaks near the rim। तो अब मैंने पी नॉट प्लस रो जी एच लिखा एंड माइनस ऑफ पी नॉट लिखा, तो अब एक्सेस प्रेशर मिल गया मुझे। और ये एक्सेस प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या लिखेंगे? सरफेस टेंशन बाई, सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर आता है, सरफेस टेंशन की वजह से एक्सेस प्रेशर कितना है? 2s बाई आर। रियली? ये किस तरह का सरफेस है? सिलिंड्रिकल है ना? सिलिंड्रिकल भी एग्जैक्टली नहीं है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि सिलेंडर में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, राइट? ऐसे ही होता है ना, राइट? जहां पे ये वाला सरफेस का रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी तो घुमा हुआ है ही नहीं? है घुमा हुआ। इसका भी तो एक रेडियस है। ये वाली जो पार्ट है, ये वाली पार्ट सोचो, ये वाली पार्ट तो इधर घूम रही है ना, इसका भी तो रेडियस है आपके पास। तो आपको याद है मैंने क्या बोला था कि एस, S by R1 plus एक मिनट बेटा, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 R2 होती है, तो फिर सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर आती है वो क्या आती है? एस बाई R1 प्लस एस बाई R2। अब ये सोचो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस जगह पे बात करूँ, तो कौन कौन सा रेडियस आपको दिखेगा? एक जो वर्टिकल प्लेन में है, ये वाला, इसका तो आर हमने मान ही लिया है। और एक कौन सा है? और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वाला, ये तो घूम रहा है ना। रिमेंबर दिस इज अ डिस्क, राइट? दिस इज नॉट अ प्लेन सरफेस। yes और उसका रेडियस ऑब्वियसली हम बहुत बड़ा मानेंगे कंपेयर टू दिस रेडियस ऑफ द स्मॉल पोर्शन विच इज प्रोट्रूडिंग आउट। क्या कोई बात समझ आ रही है? इसीलिए अगर आपने इसको सिलिंड्रिकल भी लेके कैलकुलेशन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन में आपका फर्क नहीं पड़ने वाला ऑब्वियसली। बट आपको समझ आना चाहिए कि उससे भी मतलब ये चीज एक डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इस क्वेश्चन की में इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, बट किसी और क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ सकती है। ये या इसको आर डैश मैंने मान लिया, तो इस केस में आपको क्या लिखना चाहिए? दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस बाई आर प्लस क्या लिखेंगे? एस बाई आर डैश। आई होप आपको समझ आई है। ठीक है, एस बाई आर वन प्लस एस बाई आर टू। अब सिंस उसने आर डैश का कोई जिक्र नहीं दिया और वो कॉमन सेंस भी है, एज आर डैश विल बी वेरी मच लार्जर कंपेयर टू आर, तो हम उसको इग्नोर कर लेंगे। thus 1 by r dash will be very much lesser compared to 1 by r, and therefore अब आप क्या कंडीशन लगाओगे? रो जी एच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस बाई आर कर लेंगे, दैट्स इट। और r की वैल्यू कितनी है? h बाई 2, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगा? रो जी एच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस बाई
h/2, तो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल गई है, h शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई रो जी, एंड इसका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट ले लेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस विल बी रूट अंडर ऑफ 2 इंटू एस, सरफेस टेंशन शायद 0.07 डिवाइडेड बाई रो जी, रो की वैल्यू तो ये तो पानी है ना, पानी तो था, हाँ पानी है, तो पानी के लिए आपका 10⁻³ मतलब 1000 लिख लेते हैं सीधे से 1000, और जी के लिए 10, और ये डेसिमल भी हटा दें तो एक और 100 आ जाएगा, मतलब ये 1000 आ जाएगा, तो रूट अंडर 14 डिवाइडेड बाई ये 10⁻³ आ रही है, ये मीटर्स में, मतलब रूट अंडर 14 मिलीमीटर्स हो गई। अब इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.75 के आसपास आ जाएगा, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3.75 मिलीमीटर्स। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली डेसिमल प्लेस में 3.74 किसी ने मार्क किया है, 3.75 मार्क किया है, 3.7 मार्क किया है, सबको मार्क्स मिलता है, क्योंकि उसमें रेंज ऑफ वैल्यूज दे देते हैं कि 3.5 से लेके 3.8 या 3.9 इसके बीच में जिसने भी मार्क किया उसको आंसर मिलेगा। तो इसलिए एकदम एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का, सेकंड डेसिमल प्लेस के बारे में इतना चिंता करने का नहीं होता है कि हाँ भाई सेकंड डेसिमल प्लेस में मेरा अगर डिफरेंट आ गया तो क्या करें। तो दिस द आंसर, एंड एज पर जेई यही उनका आंसर की था, यही उनका आंसर की था, एग्जैक्टली यही वाला था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोवर्सी क्यों अराइज करती है। पहला कंट्रोवर्सी ये अराइज करता है कि जब आप इस सेक्शन को कंसिडर कर रहे हो, तो पहली चीज है ये सेक्शन जो है वो हेमिस्फेरिकल है नहीं, दिस इज नॉट, मतलब ये या सेमी सिलेंड्रिकल है नहीं, ये सेमी सिलेंड्रिकल लेना ही एक अजम्पशन में गलती है, क्योंकि वो बल्ज होगा और नीचे ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, तो इस साइड थोड़ा सा ज्यादा उसको खींच लेता है वो ग्रेविटी की वजह से, तो जब इधर से थोड़ा ज्यादा खींच जाएगा तो फिर उस केस में उसका कर्वेचर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो थ्रू आउट एक नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर का एक सर्फेस बनता है, मतलब नीचे में डिफरेंट होगा, थोड़ा और ऊपर जाओगे थोड़ा और डिफरेंट होगा, थोड़ा और ऊपर जाओगे थोड़ा और डिफरेंट होगा, तो हर जगह पे आपको कर्वेचर्स डिफरेंट मिलते हैं, ये प्रैक्टिकली है। दूसरी चीज है कि अगर सही तरीके से प्रोसीड करते तो क्या आंसर आता है, एक बार वो चेक करके देखते हैं। सही तरीका क्या है कि आप इस सेक्शन के लिए अगर आप फोर्स बैलेंसिंग करते हैं, फोर्स बैलेंसिंग में देखो, मुझे इसको ये एज्यूम नहीं करना पड़ेगा कि सेमी सर्कुलर शेप का है, मुझे एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब ये सेमी सर्कल है इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हम उसके बिना ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं अब एक ऑल्टरनेटिव मेथड आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट वे क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जब आपको क्वेश्चन में इतना क्लियरली मेंशन है कि किस तरह से आपको वाटर को फ्लो कराना है, तो आपको यही करना चाहिए था, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं था आपको। बट ऑल्टरनेटिवली अगर करें, ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटिवली considering the protruded portion to be of irregular radius of curvature. Considering the protruded portion to be of irregular radius of curvature, we draw FBD of a small section DL. Small section DL as considered earlier. अब मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, अब देखो एक बार, बस मैं अभी यहाँ पे R नहीं लिखूंगा, मैं बस हाइट के लिए H लिखूंगा, आई विल नॉट राइट R ओवर हियर, दिस इज हाइट H। तो सरफेस टेंशन का पुलिंग फोर्स उसको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से पुलिंग फोर्स मिलेगा, राइट। ये पुलिंग फोर्स कितने की होगी, S इंटू DL की होगी, करेक्ट है। वैसे ही पुलिंग फोर्स आपको यहाँ पे भी मिलेगा, SDL का अलोंग द सरफेस, करेक्ट है। फिर ये जो इस सरफेस पे, मतलब इस लिक्विड के अंदर से जो प्रेशर का फोर्स मिलेगा वो कैसे निकालेंगे, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन, राइट। बाहर से भी वैसे ही करोगे, बट बाहर से तो यूनिफॉर्म प्रेशर है, राइट, बाहर से यूनिफॉर्म प्रेशर है और वो P0 का ही है,
तो जब आप लिखोगे अंदर से, जब आप लिखोगे अंदर से कि प्रेशर का फोर्स कितना आ रहा है अंदर से, तो आप क्या लिखोगे, पी नॉट प्लस रो जी इंटू एच बाई टू, ये हो गया प्रेशर एट सेंट्रॉइड। अब उसके एरिया से मल्टीप्लाई करें तो एच इंटू डी एल करेंगे, और यही चीज बाहर से जब आप लिखोगे तब भी आप पी नॉट इंटू एरिया वही एच इंटू डी एल लिख रहे होगे। अगर आप चाहते तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते थे, डायरेक्टली सिर्फ इसको, तब आपको पी नॉट इधर भी नहीं दिखाना था, इधर भी नहीं दिखाना था। बट अगर आप राइट हैंड साइड में पी नॉट दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको पी नॉट इंक्लूड करना पड़ेगा। बट मैं अगर लिखता तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि पी नॉट इधर भी है और इधर भी है, तो वो तो आपस में ही कट जाएंगे। तो इसलिए मैं वो पोर्शन को क्या करता, पहले ही हटा देता, मैं उसको रखता ही नहीं। बट हाँ ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए, समझ के अगर हटा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना समझे हटाओगे तो फिर वो डेफिनेटली दिक्कत कॉज करेगा। तो यहाँ से पी नॉट हटा दिया मैंने। तो अब आपके पास कंडीशन क्या आ रहा है, लेफ्ट की तरफ जो नेट पुलिंग फोर्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, नेट की तरफ, लेफ्ट की तरफ नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, 2 SDL हो गया, और राइट की तरफ का फोर्स कितने का है, रो जी इंटू एच बाई टू मल्टीप्लाइड विथ एच डी एल, डी एल कैंसिल आउट हो गई। और अगर आप नोटिस करोगे तो एस की वैल्यू मिल रही है, एच की वैल्यू मिल रही है आपको, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई रो जी, एंड इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो पिछली बार के रिजल्ट से इस बार क्या है, डिफरेंट है ना, राइट, √2 टाइम्स आपका वैल्यू आ रहा है। और आंसर मतलब जो मेजोरिटी लोग कह रहे थे, एक्चुअली उनका मतलब उनका लॉजिक फ्लॉड नहीं है कि ये एक्चुअली सही सोल्यूशन है, बट जब आपको अजम्पशंस नहीं दे तब सही सोल्यूशन है। जैसे उसने अगर सपोजली इस क्वेश्चन में ये सब नहीं लिखा होता, मान लो कि ये सब नहीं लिखा होता, सपोजली मैं ये वाली लाइन को हटा देता हूँ, इसको हटा दूं, सेमी सर्कुलर एजेस हटा दूं कि ये बस थिकनेस एच रहने दो, मैं सेमी सर्कुलर एजेस हटा दूं, साथ में ये भी हटा दूं कि प्रेशर इसको कब ये एक्सीड करेगा, ये वाला पोर्शन को मैंने हटा दिया, दैट्स इट। अब बाकी का क्वेश्चन मैंने रहने दिया, तब फिर डेफिनेटली आपका यही वाला सोल्यूशन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, डेफिनेटली यही सोल्यूशन करेक्ट है। और एक्चुअली सही जो सही कह रहे थे वो किस बेसिस पे कह रहे थे, क्योंकि आई गेस आप लोगों ने पाथफाइंडर बुक का नाम सुना होगा, तो पाथफाइंडर बुक में ये क्वेश्चन ऑलरेडी है, इट इज देयर। और उसमें क्या है, इसका जो सरफेस है यहाँ पे सरफेस जो है उन्होंने ऐसा दे रखा है कि यहाँ पे भी आपका यहाँ पे एक एंगल है, ये वाली एंगल भी उसने एक दे रखी है 180 डिग्री, सॉरी थीटा की दे रखी है, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन किया है। तो हमारे लिए कैलकुलेशन में सिंस यहाँ पे सेमी सर्कुलर एजेस बोल दिया उसने, तो थीटा की वैल्यू इसलिए क्या होगी, 180 डिग्री हो गई है। तो इसीलिए यहाँ का जो पुलिंग फोर्स हमने दिखाया वो ऐसा दिखाया, एसएल दिखाया। अगर नहीं होता यहाँ पे तो अकॉर्डिंगली हम भी थोड़ा टेढ़ा करके दिखाते एसएल, आ रही बात समझो आपको, ये टेढ़ा करके दिखाते थोड़ा करके, और उसका फिर कंपोनेंट ले लेते उसका अकॉर्डिंगली। बट अकॉर्डिंगली इसका जब आप उस वाले क्वेश्चन को सब जब मैच कराते हो तो इससे ये वाला आंसर आ जाता है। तो इसीलिए जिन लोगों ने भी वो चीजों को पढ़ रखा था, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस चीज को लेके चल रहे थे कि नहीं यही सही सोल्यूशन होगा। बट जब आंसर किया है तो फिर वो पहला वाला ही आंसर की को उन्होंने सही माना। और इसी वजह से जब आप ओवर स्मार्ट बनोगे, जहां पे आप अजम्पशंस या क्वेश्चन की डेटा को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, तो फिर नुकसान आपका ही होगा। चाहे आप टेक्निकली सही हैं या नहीं है, ये मैटर नहीं करता, क्वेश्चन में जो बोल दिया आपको वो लेके आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दिस इज सिमिलर टू सेइंग, जैसे मान लो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको पता है कि वो तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तो तुम्हारे और हमारे लिए चेंज नहीं करेगा। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक एक्सपेरिमेंट से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ से उसके स्लोप से भी हम प्लैंक्स कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब सपोजली न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना ही है प्लैंक्स कांस्टेंट का, और उसने आपको डेटा दिया है क्वेश्चन का, और आपको सपोजली मैंने बोला कि द आंसर इज x इंटू 10⁻34, एंड देन ऐसा यूनिट में वैल्यू डाल दिया उसका। अब मैंने बोला बताओ x कितना था। अब तुमने बोला सर प्लैंक्स कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो 6.67 इंटू 10⁻34 ही होगा। अब प्रॉब्लम यही है कि तुमने तो क्वेश्चन का डेटा यूज ही नहीं किया, क्वेश्चन का डेटा तो कुछ और सजेस्ट कर सकता था, हो सकता है उसमें कुछ एरर होता तो 6 पॉइंट मे बी 29 आ जाता, तो फिर उस केस में तो वही आंसर सही होगा जो उसने क्वेश्चन के डेटा में दे रखा है। आप टेक्निकली ज्यादा सही हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन के डेटा को ध्यान से पढ़ा करिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला उससे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया दोनों चीजें क्या है। ठीक है, इससे मतलब टीचर्स कम्युनिटी काफी बड़ा डिवाइडेड था इस चीज को लेके, क्योंकि जो लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि पाथफाइंडर एक ऐसी किताब है जिससे आप अननेसेसरी का अपने आप को स्ट्रेन नहीं देते। जेई का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पाथफाइंडर का किताब सॉल्व करने का आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, दैट्स टोटली फॉर ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन के लिए आपको उनकी जरूरत पड़ती है। बट बहुत लोग अपने आप को जबरदस्ती उतना स्ट्रेन देते हैं कि आप उस लेवल के क्वेश्चंस को आप अटैक करने के लिए सीखते हैं, तो सीखते कुछ नहीं है, आप बेसिकली अपने आप को हद से ज्यादा स्ट्रेन दे रहे हैं और कुछ नहीं है। जब उस लेवल के क्वेश्चंस आने नहीं है तो हमको उस लेवल के प्रिपरेशन करने का जरूरत क्या है। तो जिन्होंने भी सपोजली ये क्वेश्चन नहीं किया था पहले पाथफाइंडर में, उन सभी ने सही करके आया, सभी सही करके आए, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है।
क्यों कब ब्रेक करना है उसने कंडीशन दे ही दिया है। ये वो सोचो, जेई वाले ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे कि हाँ आप पहले से कुछ चीजें बहुत ज्यादा हाई फाई आपने कुछ सॉल्व कर रखा है, आपको कंडीशन तक भी बता दे रहे हैं कि हाँ कब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो इससे इससे अच्छा और क्या हो सकता था। तो मुझे लगता है कि मैं रहता तो फिर यही करके ही आता। मैं इस वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी सही, मतलब ये अप्रोच को तो सही नहीं मानता, क्योंकि क्वेश्चन का कंडीशन ये नहीं कह रहा। बोलिए। सर जो एजेस बोला तो इसलिए थीटा हमने सिंबल, हाँ हाँ हाँ, तो अगर मतलब सेंसर के एजेस नहीं होता तो थीटा तो एंगल दे देते ना वो। देते, हाँ, तो यहाँ से कैसे एंगल दे देते ना, तो मैं बोल तो रहा हूँ। एंगल देते तो हाँ, वो तुमको बता देते कि यहाँ पे आप, मैं तुमको वो बता देते कि यहाँ पे आप ये मान के चलो कि यहाँ पे जो है ये सरफेस जो है, ये मतलब अगर ये इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बता देते तुम्हें। बस इतना ही तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेटा चाहिए। हाँ, यहाँ पे सेमी सर्कुलर डिग्री लिख के वहाँ पे एक और आंसर है। हाँ हाँ, और जब हम इस वाले क्वेश्चन पे 0 डिग्री नहीं, 180 डिग्री। हाँ हाँ के वही आंसर है, और जब हम पिछला वाला सॉल्व कर रहे थे हाँ हाँ वहाँ पे अलग आंसर है। हाँ, तो क्योंकि ये सोल्यूशन तो सही नहीं है, ये सोल्यूशन तो सही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये सही सोल्यूशन नहीं है। अगर ये वाला ये सब कंडीशंस को आप हटा दोगे तो फिर ये सही सोल्यूशन नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ये सही सोल्यूशन नहीं है। बट क्वेश्चन में तो तुमको बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चन लेके, क्या अजम्पशन लेके तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुमको तो वही अजम्पशन मानना पड़ेगा ना। अब मैं बोल रहा हूँ सरफेस फ्रिक्शनलेस है, अब तुम बहस करने लगोगे कि सरफेस फ्रिक्शनलेस तो होता नहीं है सर, तो कैसे मानोगे फ्रिक्शनलेस है। तो क्वेश्चन मत सॉल्व करो, बैठे रहो फिर। ठीक है। बट इस पे उन्होंने की रिवाइज नहीं किया था, यही इसको ही सही माना गया था, उन्होंने इसी को सही माना था। और उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन यही है कि उन्होंने कंडीशंस वगैरह दे रखे थे, और एज अ स्टूडेंट आपका काम है कि आप कंडीशंस को पढ़ें। पहले से आपने क्या कर रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंडीशंस नहीं पढ़ रहे हो उसका मतलब आप गलत कर रहे हो। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A glass capillary tube is of shape of a truncated cone with an apex angle alpha so that its two ends have cross sections of different radii। ठीक है, मतलब इधर का रेडियाई और इधर का रेडियाई डिफरेंट है। यहाँ पे दिखा रहे चिपक गया है बट चिपका हुआ नहीं है। ठीक है, वो काफी पतला सा एक एजेस है वहां पे। उसके बाद when dipped in water vertically, water rises in it to a height of h। ठीक है, ये दिखा रखा है उन्होंने। where the radius of its cross section is b, मतलब इस पर्टिकुलर जगह का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने दे रखा है b है। the surface tension is s, density is rho, its contact angle with glass is theta, the value of h will be, h कितनी होगी आपको ये फाइंड करनी है। ठीक है, चलो अभी करते हैं। let us draw a truncated cone पहले। ये थोड़ा एग्जैजरेटेड ड्रॉ कर रहे हैं ताकि डायग्राम हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर पाए। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं रेडियस वगैरह को इजीली मार्क कर पाए इसलिए। ये है सिचुएशन आपके लिए। वी आर सपोज टू कैलकुलेट दिस हाइट ओवर हियर। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कॉन्टैक्ट एंगल आपको दे रखा है, कॉन्टैक्ट एंगल इज थीटा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ये एंगल आपका थीटा दे रखा है, सॉलिड सरफेस का लिक्विड के साथ एंगल। और सेमी वर्टिकल एंगल भी इसने अल्फा मार्क कर रखा है, ये वाली एंगल अल्फा है। तो अब इसे यहाँ से अगर एक वर्टिकल लाइन खींचें तो ये वाली एंगल भी हमें अल्फा मिलने वाली है। ठीक है, अल्फा बाई 2। अच्छा ये सॉरी एक मिनट ये आ गया, एपेक्स एंगल अल्फा दे रखा है सॉरी, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये अल्फा बाई 2 है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस हम आराम से निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ ट्यूब से निकाल सकते हैं ना हम यहाँ से। याद है आपको ये?
याद है नहीं याद है? रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मेनिस्कस, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? अरे यार क्या बनता है, हाँ घटिया सॉफ्टवेयर डिजाइन है। ओके, ये है अपना मेनिस्कस। अगर मैं इसके सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे कहीं जाएगा वो, और इसको अगर मैं रेडियस आर मार्क कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको ये दिखना चाहिए कि यहाँ से ये वाली जो एंगल है दिस इज थीटा प्लस अल्फा बाई टू, और ये आपका बी है। तो बेसिकली क्या हो गया, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू, दैट बिकम्स बी, एंड देयरफॉर रेडियस बिकम्स बी ओवर कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई टू। एंड अब आप प्रेशर वाले इक्वेशंस को आराम से यूज कर सकते हो। आपको पता है जस्ट बाहर अगर लेंगे तो प्रेशर पी नॉट होगा, यहाँ पे प्रेशर लिखें तो कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस कितना, टू एस बाई आर। फिर जब आप एच हाइट नीचे आ जाओगे तब यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस ऑफ टू एस बाई आर प्लस रो जी एच। एंड बाई कंडीशन ये क्या होना चाहिए, पी नॉट से मैच करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही है आपका। अब ये पी नॉट कट गया और कंडीशन आपके पास आ गया कि टू एस ओवर आर, और आर आपकी कितनी है, बी बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई टू, एंड दैट शुड बी इक्वल टू रो जी एच। एंड यहाँ से आपके पास एच की एक्सप्रेशन आ गई है, टू एस कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई रो जी इंटू बी। यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस वॉज प्रीटी सिंपल, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही सिमिलर है इससे। आ गया अभी क्या था हमने, ये वाला इस पोर्शन से काफी सिमिलर है, ये वाला डिटैचमेंट वाला, है ना। इसमें आप ब्लो करके सोप बबल को डिटैच करा रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉइंट फोर्स की वजह से क्या होगा, वो डिटैच होगा। तो जो पिछली बार कोलिजन वाला फोर्स आ रहा था वो यहाँ पे रिप्लेस किससे हो जाएगा, बॉइंट फोर्स से। और बाकी सरफेस टेंशन का फोर्स उसको क्या करेगा, सरफेस पे होल्ड करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें कह रखा उन्होंने कि ऑन हीटिंग वाटर बबल्स बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल डिटैच एंड राइज, take the bubbles to be spheres of radius r and making a circular contact of radius small r with the bottom of the vessel. If small r is much lesser compared to capital R and the surface tension of water is T, the value of R just before the bubble detaches is. अब कंडीशन लिख लेते हैं इसके लिए। वापस से इसमें क्या होगा, इस पे बॉइंट फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगने वाला है, बॉइंट फोर्स। और सरफेस टेंशन के जो फोर्सेस होंगे वो आपने ऑलरेडी देखा था इस पे, वो ऐसे इधर से चारों तरफ से लग रहे थे, ऐसा जो आपने यहाँ पे भी शो किया था। वो एस इंटू टू पाई आर, एंड अकॉर्डिंगली इस पे एक नॉर्मल ड्रॉप करना, फिर इधर से ये एंगल थीटा मानना, ये एंगल भी थीटा दिखेगा। तो यहाँ से जो आपको फोर्सेस मिलने वाले हैं, सॉरी, सो यहाँ पे जो फोर्सेस आपको मिलेंगे, ये अभी पिछली बार तो काफी डिटेल में समझा दिया, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एस इंटू टू पाई आर इंटू साइन थीटा आ जाएगा। और जब ये बॉइंट फोर्स आपका ये सरफेस टेंशन वाले फोर्स से बड़ा हो जाएगा तो डिटैच हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर डिटैचिंग इज बॉइंट फोर्स should be greater than or equal to s into 2 pi r into sin theta.
एंड बॉइंट फोर्स इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब जो कि आपका वाटर होगा, उसने ऑब्वियसली दे रखा होगा रो बी रो डब्ल्यू, ये दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस इंटू 2 पाई आर, एंड साइन थीटा की वैल्यू अगेन वही, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, सो दिस इज स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर लिख सकते हैं। और उसने हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ आर जस्ट बिफोर द बबल डिटैचेस, मतलब स्मॉल आर निकालनी है आपको। बस वैल्यू को सब रीअरेंज करना है आपको। यहाँ से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 2 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे r⁴ इंटू जी, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू s इंटू r²। सो देयरफॉर r शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 रो w इंटू जी बाई 3s, इसका स्क्वायर रूट लेंगे और इसके साथ r² मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 रो डब्ल्यू जी बाई 3s, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a drop of liquid of density rho is floating half immersed in a liquid of density sigma and surface tension दिया हुआ है, radius of drop in centimeters पूछा गया है, सेंटीमीटर से पूछा है, ध्यान देना, ठीक है। इसको अगर आप सिचुएशन को विजुअलाइज करोगे तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है आपके लिए, ऐसा है। एक लिक्विड में बेसिकली एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो कि उसके साथ मिक्स नहीं कर सकता, उसको आपने फ्लोट करा रखा है। ऑब्वियसली सरफेस ऐसा कनकेव हो जाएगा, और सरफेस कनकेव होगा तो सरफेस टेंशन के पुलिंग फोर्सेस ऊपर की तरफ जनरेट होंगे, और वो क्या कर सकता है, उसके वेट को बैलेंस कर सकता है। तो हाफ सबमर्ज स्टेट उसने ऑलरेडी दे रखा है आपको, तो वो हाफ सबमर्ज स्टेट का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा एक हेमिस्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। बोलो बेटा। थीटा, थीटा सेमी, उसने बोला ना बिल्कुल हाफ सबमर्ज्ड है, वहीं से आपको मिलेगा, वहां से ही पता चलेगा, दिखाता हूँ मैं। बस, ऐसा है। तो ये जो हमारा लिक्विड है उसका एक सर्कुलर सर्कमफेरेंस होगा यहाँ पे, ऐसा होगा, नहीं होगा, राइट। और ये सर्कुलर सर्कुलर सर्कमफेरेंस ही क्या है, उसको होल्ड करके रख रहा है। तो सर्कुलर सर्कमफेरेंस में अगर मैं एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल कंसिडर करूं जो यहाँ पे इसके सरफेस पे होगा, यहाँ पे सरफेस पे जो होगा, वो ऑब्वियसली उसके नीचे वाले लेयर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या है, अटैच्ड है ही नहीं है। और उससे क्या होंगे, एक पुलिंग फोर्सेस जनरेट होंगे ऊपर की तरफ, और वो पुलिंग फोर्स ही बेसिकली आपको चाहिए। तो ये तो आराम से निकाल सकते हैं, ये पुलिंग फोर्स कितनी आनी है आपकी, ये पुलिंग फोर्स जो ऊपर की तरफ आएगी, दिस विल बी एस इंटू 2 पाई इंटू रेडियस आपको दिया हुआ है, अच्छा ये तो निकालना है, ये रेडियस आर, राइट, एस इंटू 2 पाई आर लिखा लिया। और इसके लिए अभी वेट भी ऐड करेगा और बॉइंट फोर्स भी ऐड करेगा, तो वेट आपका mg और बॉइंट फोर्स आपका ऊपर की तरफ। तो कंडीशन क्या लिखोगे आप, s इंटू 2 पाई आर, दिस शुड बी इक्वल टू mg माइनस ऑफ बॉइंट फोर्स। mg जब आप लिखोगे तो डेंसिटी लिक्विड का रो दे रखा है, ड्रॉप ऑफ लिक्विड का रो है, और सराउंडिंग लिक्विड का सिग्मा है, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस ऑफ सिग्मा इंटू 2/3 पाई आर क्यूब,
एंड इंटू जी लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी एस इंटू 2 पाई r लिख लेंगे। यहाँ से पाई गेट्स कैंसल आउट, ये 2 को भी हटा देते हैं यहाँ से, ये 2 भी हट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा आपके पास। सो दिस इज 2 रो माइनस ऑफ सिग्मा, एंड यहाँ पे आपके पास बचेगा g/3, एंड ये r³ भी निकाल सकते हैं यहाँ से, एंड दिस इज s इंटू r। यार यहाँ से कट जाएगा, 2 बचेगा, एंड यहाँ से आपके पास r² का एक्सप्रेशन आ रहा है। सो r इज कमिंग आउट टू बी 3s डिवाइडेड बाय 2 रो माइनस ऑफ सिग्मा, एंड देन इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आप आंसर आ जाएगा। जी 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 कहाँ आएगा, हाँ जी यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब उसने आंसर बोला था आपको सेंटीमीटर्स में निकालने के लिए, तो सारे सीजीएस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे देखोगे तो न्यूटन पर सेंटीमीटर दे रखा है, और जी की वैल्यू 10 दे रखी है। अच्छा, जी की वैल्यू 10 और एस से न्यूटन पर सेंटीमीटर में। अच्छा, ऐसा करते हैं। सो ये है 3 इंटू कितना हो गया, 7.5 इंटू 10⁻⁴, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और न्यूटन का टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये हो गया टाइम पर सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे 2 रो माइनस ऑफ सिग्मा, और यहाँ पे जी को लिखेंगे तो 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि यू नो ये आपको चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए। तो ये हो गया आपके लिए। तो यहाँ पे 1.5 है ना इधर, और इधर 4 है, तो 1 डेसिमल इधर चला जाएगा, बट यहाँ से भी तो 1 डेसिमल इधर आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे 75 है, ये 3 से चला जाएगा, और ये 4 से चला जाएगा। ये आपके पास आ रहा है रूट अंडर 3 3 ज़ा 9/2 रो माइनस ऑफ सिग्मा इंटू 40 आ रही है। मुझे लगता नहीं इससे आंसर कुछ मैच कर रहे हैं, आ रहा है क्या ना। 2 रो माइनस सिग्मा में तो ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है। कन्वर्ट किया तो टाइम टू मीटर पर मीटर, नहीं नहीं, तो नहीं, न्यूटन का हमने डाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, और सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसमें तो कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है हमें। सर वो और सिग्मा सर वो तो इसमें रो और सिग्मा फिर अकॉर्डिंगली आपको सीजीएस में ही लेना पड़ेगा, सीजीएस में ही लेना पड़ेगा। वो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बहुत वियर्ड सा है। जो आंसर किया तो ऑप्शन क्या है? हाँ, क्योंकि आपने वो यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा होगा। नहीं 7.5 सेंटीमीटर एक बार सर, तो मैंने 10 क्यूब बार मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मीटर में आंसर है, वहां से फिर 100 मल्टीप्लाई। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं कि हम फाइनल नहीं, बट फिर भी अगेन, तो फिर इसका मतलब रो और सिग्मा को मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मीटर मतलब एसआई में लेना पड़ेगा। ठीक है, वो कर सकते हैं, बट ये तो बस कैलकुलेशन का एक खेल है। ये तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलाने का है, तो अभी यहाँ पे मिलाते हैं, यहाँ पे वही कर लेते हैं, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो दिस इज रूट अंडर ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एस की वैल्यू थी 7.5 इंटू 10⁻⁴, और ये न्यूटन पर सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे पर 100 मीटर्स हो गया ना, सॉरी यहाँ पे 10⁻⁻2 नीचे में, तो 100 आ जाएगा ऊपर में, एंड फिर डिवाइडेड बाय दिस इज 2 रो माइनस ऑफ सिग्मा, और यहाँ पे एक 10 रह जाएगा। तो ये डेसिमल यहाँ से चला जाएगा, एक और डेसिमल यहाँ से चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास रूट अंडर ऑफ 3 इंटू 75 इंटू 1/100 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 रो माइनस ऑफ सिग्मा 3 4, वही तो आ रहा है। 3 सेंटीमीटर 15 क्या क्या, स्क्वायर। हाँ 3 9 3, अच्छा अच्छा, ये तो आ ही गया। 2 बाहर आ जाएगा, 3/20 आ रहा है, हाँ। तो रेडियस की वैल्यू हो गई आपके पास 3/20,
एंड फिर यहाँ पे रूट अंडर ऑफ 2 रो माइनस ऑफ सिग्मा आ गया 3/20। The meter. अच्छा यहाँ ये मीटर में है, दिस इज इन मीटर्स, क्योंकि हमने सारे CGS ऐसा ही लिए हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 2 रो माइनस सिग्मा। टू रो माइनस सिग्मा, दिस इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, आपका 15 ऑप्शन 1 आ रहा है। ठीक है, चलो अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखे हैं, मैं चाहता हूँ आप इनको, अभी आप काफी प्रैक्टिस हो चुका है, मैं आपको 5-5 मिनट टाइम देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी पढ़िए और अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, अटेम्प्ट करिए। मैं एक बार रीड आउट करता हूँ इन केस आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही हो। A uniform solid sphere of specific gravity 0.4 and radius 2 centimeter is placed on water, and it is seen that the bottommost point on the sphere is at a depth h below the free surface of water, such that h cube minus nh square plus 12.8 is equal to 0. Find n. आपको n फाइंड करना है, जल्दी करो, देखो क्या है। तो सिचुएशन ये है कि आपके पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर के लिए आपने सरफेस से एक सर्टेन डेप्थ नीचे, यहाँ पे ये वाली हाइट उसने एच दे रखी है आपको, दिस हाइट इज गिवन एज एच, एंड उसके बीच में फिर आपको एक रिलेशन दे रखा है, वैसे रेडियस इज नोन टू बी, दिस आर इज नोन टू बी 2 सेंटीमीटर्स। इसमें एयर इज, दिस इज एयर, दिस इज लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्वियसली कम है, इसीलिए कम लिक्विड ही उसको बैलेंस करके रख पा रहा है। गिवन कंडीशन इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आपका, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं, शायद वाटर है, तो ये वाटर ही लिख लेते हैं। ये आपका 0.4 दे रखा हमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, ओके, पहली चीज तो ये हाइट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड अगर आप निकालेंगे तभी तो आपको ये पता चलेगा कि कितना अपथ्रस्ट क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर। तो ये अपथ्रस्ट निकालने के लिए पहले हमने ये डिस्प्लेस वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ से सपोजली नीचे वाई डिस्टेंस पे चले जाते हैं, और यहाँ पे इमेजिन करो ऐसा एक पतला सा डिस्क बना लेते हैं, और ये डिस्क की थिकनेस को हम फिर dy भी चूज कर लेते हैं, ऐसा पतला सा डिस्क, दिस थिकनेस इज dy। इस रेडियस को यहाँ पे स्मॉल r लिख रहे हैं, इसको सर्कमफेरेंस से कनेक्ट कर दे तो ये कैपिलर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो स्मॉल r की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, दिस इज रूट अंडर ऑफ कैपिलर का स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अब ये पतला सा जो डिस्क है, पतला सा जो डिस्क आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका एलिमेंटल वॉल्यूम अगर आप dv लेते हो, दैट विल बी एरिया विच इज पाई r स्क्वायर इनटू थिकनेस विच इज dy, और अब वैल्यू को बस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो दिस इज पाई कैपिलर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू dy, एंड अब आपको टोटल वॉल्यूम चाहिए, बस इंटीग्रेट कर लो। सो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन dy, एंड दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम वेयर टू वेयर। हमें इसे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, r माइनस एच है ना, r माइनस एच से लेके r तक हमें इंटीग्रेट करना है। सो दिस विल बी r माइनस एच टू r, ये आपको इंटीग्रेट कर लेना है। तो हो गया आपके पास पाई, दिस बिकम्स r स्क्वायर इनटू dy का इंटीग्रेशन विल बी y, एंड y का लिमिट इज r टू r माइनस एच। तो ये आपका पहला वाला पार्ट का आंसर होगा, एंड फिर इसके साथ हमें सब्ट्रैक्ट करना है y क्यूब dy, y क्यूब y टू द पावर 3/3, मतलब ये जाएगा r क्यूब माइनस r माइनस एच का क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर आएगा आपका। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपके पास पाई, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये r कट जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर h विद अ नेगेटिव साइन,
एंड माइनस ऑफ यहाँ पे आर क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। কোনটা শোনো? हाँ এটা হবে না, ঠিক বলেছিস। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, ना ए स्क्वायर बी होता है, 3 a स्क्वायर भी होता है, 3 a स्क्वायर इंटू बी। 3 আবার নেক্সট ফির होता है প্লাস না, না না এটা তো প্লাস হয়ে no যাবে, sir, এটা প্লাস হয়ে যাবে তাই তো, फिर बाद में माइनस आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा yes 3। alternating plus and minus प्लस माइनस है तो ये, अब से बाहर में माइनस है तो वो उल्टा, फिर से ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, फिर ये 3 a b स्क्वायर, एंड फिर लास्ट में फिर से आपका प्लस हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा एच क्यूब। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, एंड डिवाइड बाई 3 भी है यहाँ पे। यहाँ पे आर क्यूब तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट यू लेफ्ट ओवर विथ इज ये 3, सो दिस इज पाई बाई 3, दिस इज 3r² minus 3r² and minus of 3rh² and plus h cube। ना এটা उल्टो করলাম, ये माइनस होगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। और ये 3r² भी कट गया, और अब आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज 1/3 ऑफ पाई 3rh² माइनस ऑफ h क्यूब। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये बेसिकली आप चाहें तो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं, बट इतना चीज़ आपको करना आना चाहिए, एलिमेंट्स चूज करके इंटीग्रेट करना। अब आपके पास क्या है, अब बस आपको ये अगर पता चल गया तो अब आपको वेट इक्वल टू ऑथर्स कर लेना है। सो एट इक्विलिब्रियम mg इज इक्वल टू द बॉइंट फोर्स, mg मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, एंड बॉइंट फोर्स मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू 1/3 पाई 3rh² माइनस ऑफ एच क्यूब इंटू जी। ये जी यहाँ से हटाई देते हैं, यहाँ से आपका पाई भी हट जाएगा, ये 3 भी हट जाएगा, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो 0.4 दे रखा है, तो 4 इंटू 0.4 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 3rh² माइनस एच क्यूब हो जाएगा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 4×4 = 16 हो जाएगा ये, तो 1.6, और रेडियस है आपका 2, तो जाएगा 1.6 इंटू 8, एंड दिस इज इक्वल टू 3×2 = 6 6h² माइनस एच क्यूब। तो आ रहा है आपके पास एच क्यूब माइनस 6h² एंड प्लस 16 इंटू 8 128, मैंने 12.8 इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली यही इक्वेशन था। तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई है, तो यहाँ से डायरेक्टली कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, तो n का वैल्यू अपना 6 है, ये आंसर हो जाएगा। तो मेन जो है इसमें बेसिकली आपको वो अर्थस कैलकुलेट करना सिखाना था, कि अगर एक पोर्शन ऑफ स्फीयर डूबा हुआ है तो कैसे निकालेंगे। आप चाहें तो इसको प्लीज रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं, ताकि आपको अगर खुद से करना पड़े तो आप, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि खुद से नहीं कर पाएंगे, तो आप रिजल्ट की तरह याद रख लीजिए इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid semi-cylinder है ये, of uniform density rho rests at equilibrium on a rough inclined plane with a liquid of density sigma. Determine minimum friction coefficient to ensure equilibrium and rho by sigma for equilibrium. करो, देखो क्या रही जल्दी। Data sufficiently diagram में drawn है, attempt करिए। দেখ আমি যদি অ্যাক্সিসটা এরকম যদি আমি ধরি যে one is along the surface of the incline and one মানে suppose like y axis is along the inclined plane and x axis is along the normal, তো আমি যদি ওইদিকে buoyant force যদি বার করার চেষ্টা করছিলাম বাট ঠিক অ্যাপ্লাই করতে পারছিলাম না যেটা। ठीक, मैं करता हूँ, अभी देख लिया, काफी देर हो गया, एक बार चेक करिए।
ठीक है, देखो चेक करो, मैं कर रहा हूँ, देखो सिंस इसने ऑलरेडी कह रखा है मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि हमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या करना है, लिमिटिंग लेके कैलकुलेशन कर लेना है। मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मतलब ही आप लिमिटिंग फ्रिक्शन लेके कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन विद लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, विद एफ लिमिटिंग, जो कि आपका म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये चीज़ आपको यूज करना पड़ेगा। अब फोर्सेस क्या क्या आएंगे, एक तो इसका खुद का वेट होगा जो ऑब्वियसली उसके सेंटर ऑफ मास से ऐड करेगा, दिस इज COM, और यहाँ से आपका वेट ऐड कर रहा होगा, जैसे सके बीच में नहीं रखो, थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं रखेंगे, यहाँ से। ये सेंटर ऑफ मास है और यहाँ से वेट ऐड कर रही है। क्या आप लोगों को ये डिस्टेंस याद है कितनी होती है? एक सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होती है? 4r/3π। तो ये डिस्टेंस 4r/3π 4r/3π होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कुलर डिस्क लो या सिलेंडर लो, दोनों का ही सेंटर ऑफ मास एक जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे और क्या क्या फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, एक फ्रिक्शन होगा ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि परपेंडिकुलर सरफेस, और कौन सा बच गया? सिर्फ एक ही बचा है, बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा? वो इस पोर्शन में जो डूबा हुआ पोर्शन है, सिर्फ इसकी वजह से। आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इससे क्या होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ही जनरेट होगा, हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इधर से जो आएगा और इधर से आएगा वो क्या सिमेट्रिकली आपको इसमें कैंसिल आउट होगा। तो सिर्फ वर्टिकल फोर्स ही आपको कैलकुलेट करना है, और वर्टिकल फोर्स सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्ले इस लिक्विड से ऐड करेगा। तो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी हमारा, और ये सेंटर ऑफ बॉयंसी तो सिमेट्रिकली होगा, तो इस वर्टिकल लाइन के बीच में ही कहीं होगा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी मान लेते हैं, और इसी पे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉइंट फोर्स को ऐड करा देते हैं, दिस इज द बॉइंट फोर्स, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ कंडीशंस ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम अलग अलग लिख लेनी है। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो ये फोर्स भी वर्टिकल है, ये फोर्स भी वर्टिकल है, यानी सीधा ये फोर्स इंक्लाइंड है, ये फोर्स भी इंक्लाइंड है। तो इसका मतलब इस फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्या होना चाहिए, आपस में बैलेंस होने चाहिए, राइट। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल अगर मैं बोलूँ, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या कंडीशन होना चाहिए, फ्रिक्शन FL into cos 45, this should be normal reaction into cos 45। ये 45 तो गया, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं आ गई है, मतलब जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है वो दोनों क्या सेम ही है। तो ये आपको तुरंत से हॉरिजॉन्टल से पता चल जाता है। आप किसी और डायरेक्शन में कंपोनेंट करते तो फिर आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ता, बट उससे भी आ जाता। जैसे आप अलोंग द इंक्लाइन लिखते, फिर परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लिखते, तो उससे भी आता, जो कि ऐसी आप चॉइस कह रहे थे, बट दैट वाज नॉट अ वेरी गुड कन्वीनियंट चॉइस, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन से देख के क्लियरली पता चला कि FL और नॉर्मल रिएक्शन इजिली एक ही आ रहा है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। अब आपको ऑल्सो आपको ये भी पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिखते हो, तो क्या आपको ये पता चल गया कि म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, राइट। तो इसका मतलब म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना है आपको, 1 ही है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज, म्यू का मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड इज 1, ठीक है, 1 से ज्यादा होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको, आप अगर नोटिस करोगे कि इसमें ये ऑब्जेक्ट रोटेट तो नहीं कर रहा है, अगर रोटेट मतलब ट्रांसलेट नहीं कर रहा, उसका कंडीशन तो लिखा मैंने, रोटेट नहीं कर रहा है, अच्छा ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा, उसका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम तो लिखा है। अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे जाते हैं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करोगे आप, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लिखोगे आप, क्या क्या फोर्सेस वर्टिकल के अलॉन्ग आएंगे, ये फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन मिला के, क्या मैं इसको √2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितनी 90, और ये दोनों ही क्या है न्यूमेरिकली सेम। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन वेक्टोरियली एंड नॉर्मल रिएक्शन वेक्टोरियली, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये ऊपर की तरफ हो गया, प्लस पॉइंट फोर्स ये भी ऊपर की तरफ हो गया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mg नीचे की तरफ। ये वाली वैल्यू को मैंने यहाँ लिख लिया है, दिस इज √2 टाइम्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर आप नॉर्मल रिएक्शन जो चाहे लिख सकते हैं इसको, प्लस पॉइंट फोर्स। पॉइंट फोर्स कैसे निकालें, पॉइंट फोर्स इज वेट ऑफ दिस पोर्शन ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, और ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक सिलेंडर का पोर्शन है, अंदर में आपको डेप्थ नहीं दिख रहा है, राइट, दिस इज द डेप्थ इनसाइड, ये अंदर में भी आपका कुछ ऐसा डूबा हुआ है, तो वो वाला पोर्शन। अब ये कैसे निकालें, ये पूरा का पूरा पोर्शन अगर आप देखोगे तो क्या है, ये 1/4 ऑफ अ सिलेंडर है,
और 1/4 ऑफ सिलेंडर से अगर आप ये ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो बस वही करते हैं। सो हमें क्या करना होगा, पहले 1/4 ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, मतलब ये एल लिख लेते हैं, बाई 4 कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/4 ऑफ सिलेंडर माइनस ऑफ वो ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का वॉल्यूम बेसिकली, क्योंकि अंदर में डेप्थ भी है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह सोचो इसको, तो बेस आपका आ रहा है, हाइट भी आ रहा है, तो वहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर रहे हैं, तो आर इंटू आर किया, और फिर लेंथ आपका एल है तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन हो गई, दिस इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, इसके साथ डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जी लिखेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू mg, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम विच इज पाई आर स्क्वेयर इंटू एल बाई 2 इंटू जी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लिया आपने। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 1/√2 टाइम्स ऑफ ये पाई आर स्क्वेयर इंटू एल इंटू जी, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा रो एस बाई 2। अच्छा, रो एस को भी बाहर बाई 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो रो एस माइनस ऑफ दिस इज रो डब्ल्यू बाई 2 एंड प्लस दिस इज रो डब्ल्यू, ये आ रहा है ना, ना 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 ना, एक पाई भी तो है यहाँ पे डिवाइड बाई पाई हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल बाई 2 गिरा। ठीक है, एक बार जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गई है। अब हम नेट टॉर्क को जीरो करेंगे, ठीक है। नाउ विल डू दी नेट टॉर्क टू बी जीरो। नाउ फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन वो क्या है, नेट टॉर्क आप जीरो कौन से पॉइंट के अबाउट लेना प्रेफर करेंगे, कौन सा पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अच्छा पॉइंट तो नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसका और इसका आएगा, राइट। बट मैं अगर ये वाला पॉइंट को अगर चूज करूँ तो बॉइंट फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन है, मैं इसको यूज नहीं करना चाह रहा, तो इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। फिर नॉर्मल डायरेक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ फ्रिक्शन है और ये mg है, वो दोनों टॉर्क आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा। बस ये कंडीशन को आपको यूज करना। तो अभी क्या करेंगे आप, दिस इज, ये मैं लगा रहा हूँ अबाउट, इसको c लिख देते हैं, जस्ट c, ठीक है, अबाउट c सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। कंडीशन क्या लिखा हमने, mg/√2, क्योंकि mg का कॉम्पोनेंट ले लिया mg साइन 45, और इसके साथ 4r/3 मल्टीप्लाई किया, एंड दैट शुड बी लिमिटिंग फ्रिक्शन इनटू द रेडियस। अच्छा, ये लंबा सा एक्सप्रेशन आ ही गया, वैसे आना ही चाहिए था। सो ये r और ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, यार ये mg इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3√2 पाई, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज 1/√2 इंटू पाई आर स्क्वायर एल इंटू जी बाई 2, and this multiplied with density of solid minus density of water by 2 plus density of water by pi। यहाँ से अच्छा, ये mg की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, mg लिख देते हैं यहाँ पे, तो mg इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू पाई आर स्क्वेयर एल बाई 2 इंटू जी, ये आएगा। ये बस मैंने mg की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब एक बार चेक कर ले, पाई आर स्क्वायर एल जी, पाई आर स्क्वायर एल जी कैंसिल आउट हो गया, ये टू भी कैंसिल आउट हो गया, ये √2 भी कैंसिल आउट हो गया, एंड आपके पास आ रही है 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई 3 टाइम्स ऑफ पाई इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 1 पाई, ये आ जाएगा। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 4/3 पाई, and that is equal to density of water into 1/2 minus of 1 by pi. So therefore density of solid by density of water जो आपको निकालने के लिए बोला गया था, that comes out to be pi minus 2 divided by 3 pi minus 4, और इसके साथ इधर 3 pi 3/2 ये रह जाएगा, क्योंकि पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एक। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट गलत कर दिया कुछ कैलकुलेशन लास्ट में,
ये 3 इधर आएगा, 5 कटेगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 3/8 रह जाएगा, 4 to 8। ना 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 ना, ये को अच्छी 3/2 ही तो रहेगा ना, ठीक है 3/2 रहेगा, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जल्दी से, वो 3 मिनट मिलेगा इस क्वेश्चन के करने के लिए, ठीक है। ये 3 मिनट्स for the क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एक रॉड है, इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है उन्होंने, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, ठीक है, मतलब वाटर से 2 गुना ज़्यादा डेंसर है। उसका लेंथ आपको दे रखा है, लेंथ है 2 मीटर, और उसको हाइट एच से रिलीज किया है, ये हाइट भी आपको 4 मीटर दे रखा है उन्होंने। और ये टैंक है जिसका डेप्थ 3 मीटर है। और उन्होंने पूछा है कि अगर मैं इसको इस हाइट से छोड़ दूं, तो जब ये इस सरफेस को स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करते वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी, आपको ये फाइंड करनी है, ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन है, जल्दी से अटेंड करो, डेटा देख लो, अब अटेंड करो। देखो मैं सर कहता हूँ आंसर कि স্যার পাঠ স্যার আনসার কি মানে √10 √g ওরকম কিছু আসবে? আনসার খুব একটা ভালো ভ্যালু আসবে আশা করছি। স্যার আমার তো মানে 3√10 আসলো আমার। তাহলে ক্যালকুলেশন মিস্টেক বাট হচ্ছে। বাট না, আমার কনসেপ্টটা একটু ফল্টি আছে। আমি মানে আমি নিজেই বুঝতে পারছি একটু ফল্টি আছে কনসেপ্টটা। মানে আমি কি ধরেছি, আমি ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম ইউজ করেছি, হুম but I have considered like when the rod is just outside the liquid surface, হুম or and the point when the rod is striking the মানে striking the ground, হুম but ওখানে যখন ওইটা নিচে নামবে রডটা জলের মধ্যে, হুম তখন যেটা আপথ্রাস্টটা হবে, মানে যেটার জন্য ওর ভেলোসিটিটা কমে যাবে, হুম। ওইটা তো ঠিকভাবে মানে ওইটা তো ঠিক ধরছি না না। तो अच्छा, मैं जिन्होंने सॉल्व करके भेजा है उसका मैं एक बार बताता हूँ, आप गलत कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर হ্যাঁ में। संबित आपने गलत किया है, क्योंकि आपने वर्क डन बाय স্যার ग्रेविटी দেখেছি वाली चीज तो सही से नहीं कैलकुलेट किया है। फिर दूसरा है, आपने अपथ्रस्ट का भी वर्क कैलकुलेट ठीक से नहीं किया, दोनों पार्टी आपका गलत है। अच्छा ये किसका है? ये नीलाब्रो का है, एक बार चेक करें। The बॉइंट final calculation I have not done. क्या गया, फिर से बोलिए। Sir, I didn't calculate the answer. I only wrote the equation, final equation. ठीक So ठीक putting लिखा the है values आपने, will get. ठीक है, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, आप इक्वेशन भी सही लिखा है क्या आपने। अपथ्रस्ट का वर्क में पहला पार्ट में तो आपने ठीक किया है, जहां पे आपने इंटीग्रेट करके निकाला है, बट उसके बाद जब वो पूरा का Yes, sir. पूरा डूब गया है, पूरा का पूरा जब वो डूब गया, अच्छा तब वो Yes, sir. उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ गया, The two. So it is 2. स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, तो mg तो आपका वेट है ना, तो अपथ्रस्ट उसके ऊपर Yes, sir. mg2 लग रहा होगा, है ना, वही लिखा है आपने शायद, है ना। Yes, sir. Means, sir, rho s. So means rho s pi 2 if we do, we'll get rho l. हाँ 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 So, हाँ। and I've written the equation of rho l also. नहीं ठीक है वो, तो अपथ्रस्ट का वर्क ठीक लिखा है, ग्रेविटी का वर्क भी ठीक लिखा है, नहीं परफेक्ट है ये, ठीक है, आपके इक्वेशंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, sir. हम्म, আমি वैसे आप तो ভ্যালুবল गलत ही कर रहे हो, সাবস্টিটিউট करेছি। आप गलत ही कर रहे हो, बॉइंट फोर्स का वर्क तो बिल्कुल भी आप उल्टा पुल्टा कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है चलो, फिर मैं देखो, मैं एक बार जल्दी से एक बार बता देता हूँ। इसमें इंटीग्रेशन की एक्चुअली आपको जरूरत नहीं थी, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली करते ना तो आपको इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इंटीग्रेशन इसमें अवॉइड कर सकते थे। जैसे एक बार आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, फिर आप रिलेट कर पाओगे। मान लो कि आपके पास एक स्प्रिंग है, वो नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, दिस इज इन नेचुरल लेंथ, और अब आप क्या करते हो, उसको स्ट्रेच करते हो, और स्ट्रेच करके आप उसको एक्स डिस्टेंस तक खींच के लेके चले जाते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने एक्स डिस्टेंस तक इसको खींच के लेके गए। अगर आपसे वर्क डन बाई स्प्रिंग पूछा जाए, व्हाट इज वर्क डन बाई स्प्रिंग, तो क्या करते हैं, माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to x लिखते हैं, और क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ
के एक्स स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। और यहाँ पे Yes, sir. ये पुलिंग फोर्स अगर एफ का है तो इक्विलिब्रियम में आप क्या करते हैं, एफ को के एक्स से बैलेंस करते हैं। तो ये टर्म क्या आ जाता है आपके लिए, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, क्या लिखते हैं आप, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स बाई टू लिखते हैं। और ये एफ एफ बाई, इसको अगर ऐसे देखो तो ये नेगेटिव ऑफ ये 0 प्लस एफ बाई टू इंटू एक्स है ही नहीं है, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, ये कंसेप्ट। बट ये कंसेप्ट तभी लगा सकते हैं जब आपका फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है पोजीशन के साथ। अगर फोर्स लीनियरली वेरी करता है पोजीशन के साथ तो आप इस फोर्स के वर्क को आप एवरेज फोर्स के कंसेप्ट से डायरेक्टली निकाल सकते हो, मतलब इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाई टू एंड देन उसके साथ जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट। अब ये चीज को आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, आपको ये समझ में आएगा, अभी तुरंत कंटेक्स्ट समझ आएगा। क्योंकि जब हम इसको डुबा रहे हैं इस पोर्शन पे, मतलब जब ये डूब रहा होगा, जब ये डूब रहा होगा, सोचो कि ये वाला पोर्शन को सोचो, मैं अभी यहाँ पे एक बार डुबाता हूँ पार्शियली। सोचो कि यहाँ से ये सरफेस से एक्स डिस्टेंस नीचे ये पुश हो चुका है, ठीक है, और ये फर्दर dx डिस्टेंस और नीचे चला जाता है, ठीक है, dx डिस्टेंस और नीचे आ गया ये ऐसा। तो इस बीच में जो इस पे ऊपर बॉयंट फोर्स एक्ट किया होगा, बॉयंट फोर्स, ये बॉयंट फोर्स की वैल्यू आप क्या लिखते हैं इस वक्त, क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन विच विल बी एरिया इनटू लेंथ इनटू जी, होता ही नहीं होता। तो dw वर्क डन बाय बॉयंट फोर्स अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप, बॉयंट फोर्स इनटू dx विद अ नेगेटिव साइन। और अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या आ रही है, रो एल इंटू ए जी इंटू एक्स डी एक्स, एग्जैक्टली वही टर्म है, के एक्स डी एक्स, दिख रहा है आपको। और यही तो है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आएगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू आ जाएगा। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। वंस यू रियलाइज कि बॉयंट फोर्स भी आपका एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो आपको ये इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको लीनियर वेरिएशन दिख रही है, आप डायरेक्टली लिखिए इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू, ये एवरेज फोर्स हो गया, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ये पूरा डूबेगा और जब नहीं डूबा था, तो उस केस में आप क्या करोगे, इनिशियली नहीं डूबा था तब कितना का फोर्स था, 0, और जब पूरा का पूरा डूब गया तब का बॉयंट फोर्स कितना आ गया, रो इंटू ए इंटू टोटल लेंथ इंटू जी, एंड फिर उसके साथ फिर बाई टू करके फिर आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लो। सो देयरफॉर वर्क डन बाय बॉयंट फोर्स अगर कैलकुलेट करें इसको डब्ल्यू बी, अच्छा इसको ऐसे कह लेते हैं WB1 कह लेते हैं। WB1 इसलिए कह रहा हूँ मैं इसको क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ जब ये डूबेगा, मतलब डूब रहा होगा पार्शियली। जब एक बार पूरा डूब जाएगा उसके बाद तो पॉइंट फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद का वक्त तो अलग से निकाल ही लेंगे आराम से हम। तो ये वाले टर्म के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 0 प्लस यहाँ पे रो एल इंटू ए एल इंटू जी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज फोर्स, एंड इसके साथ डिस्प्लेसमेंट एल मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आई एम कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ द रॉड टू बी एल ओनली। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया आपके पास, हाँ क्या हो गया, यही तो आएगा ही, ये तो आएगा ही इंटीग्रेट करने पे। इसीलिए तो मैंने आपको बोला ना कि इंटीग्रेशन से आप बच सकते हैं। और इसमें रूल को दिमाग में सब चीज़ों को बिठा के रखो कि कभी भी फोर्स लीनियरली वेरी कर रही है पोजीशन के साथ, और उस फोर्स का आपको वर्क कैलकुलेट करना है। यू अवॉइड इंटीग्रेशन, आपको डायरेक्टली इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सॉलिड के टर्म्स में कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सॉलिड के टर्म्स में कितना है, हाफ है ना, हाफ है, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते थे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई टू, मतलब ये रो एस बाई 4 हो जाता, एंड इंटू ए इंटू एल इंटू जी इंटू एल। अगर आप रो एस इंटू ए एल देखोगे तो वो क्या है, एम जी है, राइट। तो ये एम जी एल बाई 4 आ जाएगा। तो एम जी एल बाई 4 बेसिकली बॉयंट फोर्स ने वर्क किया है डूबते वक्त, ठीक है, जब वो पार्शियली डूबा है। उसके बाद जब फुल्ली सबमर्ज होगा तब के बाद, अब सोचो यहाँ पे आपने क्या दिखाया, यहाँ पे ये रॉड आपका यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एक वेलोसिटी होगी उसके पास, और उसके बाद फिर फर्दर यहाँ तक गया, यहाँ तक। तो इस बीच में भी तो बॉयंट फोर्स ने वर्क किया है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, H माइनस एल, दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, बॉयंट फोर्स WB2 कैलकुलेट कर लेते हैं, बॉयंट फोर्स का फिर से वर्क। तो बॉयंट फोर्स पूरा का पूरा और उसके साथ आपका एरिया इंटू एल माइनस एच मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी एच माइनस एल मल्टीप्लाई, एच माइनस एल मल्टीप्लाई किया और इसके साथ जी। ओहो क्या लिख रहा हूँ यार, बट बॉयंट फोर्स तो पहले निकालेंगे, उल्टा पुल्टा करो। बॉयंट फोर्स के साथ फिर हमने डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बॉयंट फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हुआ, आपका वर्क मिल जाएगा। और बॉयंट फोर्स है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम विच इज ए, ओहो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई 2 रादर इंटू ए एल
ये हो गया बॉइंट फोर्स एंड इनटू एच, अच्छा जी भी लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू जी, एंड दिस बिकम्स एम जी इंटू एच माइनस एल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम आराम से लगा सकते हो। देयरफॉर फ्रॉम डब्ल्यूईटी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास का टोटल हाइट का चेंज देख लो अब कितना हुआ है। पहले कितने पे था वो, h प्लस एच पे था, राइट है ना, h प्लस एच, और बाद में कितने दूर पे वो l/2 पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम जी इंटू एच प्लस एच माइनस ऑफ l/2, ठीक है। ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। पॉइंट फोर्स का वक्त तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज एम जी इंटू l/4 एंड प्लस, सॉरी ये नेगेटिव के साथ आएगा, नेगेटिव के साथ आएगा, मुझे नेगेटिव डालना चाहिए था। मैं एक बार यहाँ पे नेगेटिव डाल रहा हूँ, आप ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि मैं नेगेटिव डालना भूल गया, मैंने मैग्नीट्यूड बस लिखा है यहाँ पे, ये नेगेटिव डालना होगा आपको, यहाँ पे नेगेटिव आएगा थ्रू आउट, ठीक है अभी। सो ये हो गया आपके पास माइनस ऑफ एम जी l/4 माइनस ऑफ एम जी इंटू एच माइनस l/2 and that should be equal to half m into v square minus of 0. That's it. यहाँ से m तो सब में कॉमन है, कट जाएगा, यहाँ से m हटा ही देते हैं, और यहाँ से आ रही है आपके पास v square by 2। अच्छा v square की वैल्यू निकाल लेते हैं, v square is coming out to be 2h plus 2h minus of l, फिर माइनस ऑफ l/2, फिर माइनस ऑफ h प्लस ऑफ l, एंड इसके साथ g मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये l कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे h कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2h प्लस h माइनस ऑफ l/2 इंटू जी आ रही है, ये एक्सप्रेशन आ रही है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h कितना था, 4, हाँ स्मॉल h was 4, ठीक है। सो 2 into 4, कैपिटल h was 3 3. माइनस ऑफ l was 2, 2/2 इंटू 10, ये 2 कट जाएगा, 8 3 11, 11 में 10, 10 और 2 100, इसीलिए मैं कह रहा था कि काफ़ी अच्छे वैल्यूज आने के चांसेस है। तो यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू आ गई एग्जैक्टली 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसको ना यहाँ पे जरूर पास में लिख के रख लेना, जब भी लीनियरली वेरी करता हुआ फोर्स दिखेगा उसका वर्क कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको जस्ट मेंशन कर लीजिएगा। whenever work of a force which varies linearly with displacement is to be calculated, dash take लिख लीजिए, work is F average multiplied with displacement। F average मतलब इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाई 2, अब ये जो भी वैल्यूज होंगे एंड इसके साथ आप डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं अभी, तो मैं 2 घंटे का ही टाइम आपको बोला था, ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसको अगले दिन कर लेंगे। मैंने इसमें और भी 3 शायद और क्वेश्चन बचे हुए हैं, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आप ये 3 क्वेश्चन अपनी तरफ से अटेंड करिएगा, हम लोग वापस से, क्योंकि इस वीकडे वाले क्लास में हम बर्नौली थ्योरम भी कवर कर लेंगे, तो बर्नौली थ्योरम का भी एप्लीकेशन में सैटरडे को कंटिन्यू करूंगा एडवांस सेशंस में, ठीक है। तो आप ये 3 अपनी तरफ से ट्राई करिएगा, इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। So leftover is Bernoulli